और कहाँ तक ये बात सच है, जो मीडिया में बहुत ज्यादा ये बात अभी रखी हुई है, अभी सामने वाजे तौर पे नहीं आई है, पर हमारे पास इत्तला आई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पूछते हैं। आप लोगों के पास भी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, अंदरूनी खबरें आपके पास होती हैं और आप आके यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मेंशन करते हैं, तो हमने सोचा कि हम आपके साथ ये खबर मेंशन करते हैं और देखते हैं कि आपके पास ये खबर है, इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है। तो जरूर आके बात कीजिएगा, अपनी बात कीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा, किसी कॉलर पे मत जाइएगा, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना जी, सीधी सी बात है जी कि चौधरी परवेज लाई साहब के ऊपर किसी किस्म का कुछ शक नहीं किया जा सकता। जी उन्होंने पहले अपने मुंह से भी बोला कि जब भी मुझे खान साहब डिजॉल्व कर देगा बोलेंगे 2 मिनट के अंदर मैं रिजाइन करके साइड पे हो जाऊंगा। जी दूसरा प्रूफ ये है कि मोनस लाई जो है वो खान साहब की हर बात के साथ बात बना रहे हैं जी और मोनस लाई का ये कहना था कि ये सीट खान साहब की है। खान साहब जब भी बोलेंगे हम सीट को फारिग करके उनके हवाले करेंगे जी, इसलिए उस पर कोई शक वाली कोई बात नहीं है। मोनस लाई साहब के कहने पे और चौधरी परवेज लाई के कहने पे वो रिजाइन करेंगे और जरूर करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी और अगर होगी भी तो खान साहब के आगे वो कोई दूसरी बात करने वाले नहीं है। एक तरफ जी रिजाइन करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं समीना आवाज एंटरटेनमेंट से बोल रही हूँ। मुझे है ना आपसे ना बात करनी थी इसी सिलसिले में कि जो मैंने टॉपिक दिया है कि अल्ताफ हुसैन को लाने की तैयारियां की जा रही है और इमरान खान ने जो असेंबलियां तहलील करने का कहा है, तो क्या परवेज इलाही उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, इस पे हम बात कर रहे हैं। आपका क्या तज्जिया होगा। मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी। जी दूसरी बात जी एक सेकंड सर, एक सेकंड इनका ले लूं। जी बोले। जी 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 इरफान भाई मौजूद है। जी 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 आपने की जो बात की है इसका खदशा था पहले से ही और ये प्लान था, लेकिन अब ये देखिए अंदर खाने की खबर है। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई इत्तला है तो जरूर मेंशन करें आके। अब ये चीज ये नहीं मुमकिन अब नहीं है, अब क्योंकि आपकी सिक जो है वो चेंज हो चुकी है। जितने भी खदशात थे बाजवा के दौर के वो अब खत्म हो चुके हैं। जितने भी वो आर्मी चीफ होता है अपनी प्लानिंग रखता है अपने दौर के अंदर और वो अपनी प्लानिंग से चलता है, वो प्लानिंग अब खत्म हो चुकी है, वो आउट हो गए पिक्चर से। तो अब जो नए जनरल आपके आर्मी के आए हैं उनका ऐसा कोई प्लान नहीं लग रहा और वो ऐसी कोई चीजें रखते, क्योंकि देखिए आगे ही फौज और आवाम के दरमियान बहुत दूरियां हो गई हैं। अच्छा इरफान भाई आप ऐसा करें कि एक नंबर है जो मैं आपको बोल रही हूँ उस पर कॉल कर लें, 6474840018 पे आप कॉल कर लें प्लीज। मुझे नहीं याद होगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा चले मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ, फौरन उस पे नंबर पे ऐड करेंगे। जरा पाकिस्तान से मुझे कॉल आ रही है, इसको मैं लेना चाह रही थी, कनेक्ट करना चाह रही थी इस कॉल पे। ठीक है मैं आपको नंबर ऐड करती हूँ, आपको भेजती हूँ, आप करें इस पे। थैंक यू सो मच, आपका ओपिनियन लेना था। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ठीक ठाक। एक सेकंड मेरे साथ रहे जरा सा 1 मिनट के लिए। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं। बस अल्लाह का करम है सिस्टर। बस सब तमाम नाजरीन को सलाम, आपको सलाम। सिस्टर ये जो आपने आज कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने की तैयारियां हो रही हैं जी, मेरी बहन ये उसी तरह की तैयारियां हो रही हैं जिस तरह आपने एक जमाने में सुना था क्या नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ रहे हैं और वो तैयारी शुरू उन्होंने कर दी है। जी मेरी बहन ये दोनों आदमी क़यामत को पाकिस्तान आने वाले। अब ये मैंने सुना कि आप कहती हैं कि अंदर की रिपोर्ट है ये जब भी मैं आप अंदर की रिपोर्ट है, मैं तभी आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ कि अंदर की रिपोर्ट आई है हमारे पास, तो अब आपके पास भी क्या इत्तला है जरा बताएं। अंदर खाने यही खबर चल रही है कि अल्ताफ हुसैन को लाने की तैयारियां की जा रही है, नया आर्मी जनरल आया है, तो आप बताएं क्या देख रहे हैं। तो मैं ये पहले बताना चाह रहा था मेरी बहन, आपको पता है कि मेरा भी ताल्लुक कराची से है और मैं इस तंजीम के अंदर काफी अरसे मैंने काम किया है। और अगर आज आपको पता चला हो या नहीं पता चला हो कि आपके फारूक सत्तार भी गवाह माफ बन चुके हैं जी, ये वो तैयारी उन्होंने कर ली है कि मैं गवाह माफ बन जाता हूँ। दूसरा लंदन के अंदर की प्रॉपर्टी के बारे में झगड़े शुरू हो गया है। जी हेलो जी, आपकी लाइन ही ड्रॉप हो गई। जी बोले सर, आप बोले, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा बात असल में यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक
जी भूल जाए कि अल्ताफ हुसैन साहब वापस आएंगे। एक तो उसकी बॉडी इतनी बढ़ चुकी है कि उसको ट्रेवल करना इतना आसान नहीं है। तीसरा, उसको साथ में दारू चाहिए। मैंने आपको नंबर भेजा था, अगर आपने कॉल कर ले उस नंबर पे। जी जी जी, उनको साथ में रेगुलर दारू चाहिए अपनी स्पीड पकड़ने के लिए जी, उसका भी डाउट है। अब तीसरी है कि उनकी प्रॉपर्टियों का अपना केस चल रहा है लंदन में, इसलिए उनके वापस आने का तो बिल्कुल भूल जाइए कि अल्ताफ हुसैन साहब भी वापस आएंगे। उनके अपने बंदे जो है वो बहुत सारे उनके खिलाफ बोल रही है, जैसे मुस्तफा कमाल है, वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी जी, इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब का वापस आने का सोचिएगा भी नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब ये पिक्चर से आउट हो चुकी है, उनकी सारी असलियत लोगों को पता चल चुकी है। वो बोरी बंद लाशें जो है ना, उसको भी कराची वाले भूलने वाले नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पीपल पार्टी का सफाया अभी कराची से हो जाएगा, अब वो रहने वाला नहीं है। आपने ये 55 साल की वो जो देखा जुलूस और जलसा, वो सब लोग खरीदे हुए लोग लाए हुए थे, वो सिंध के लोग थे। ओके, आखिरकार ये चीज पे बेस चलेगी। ये आर्टिफिशियल ड्रामा जो है ना, ये अभी बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, और ना ही इसको आर्मी अभी एक्सेप्ट करेगी। आर्मी साइड पे रहेगी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आर्मी के ऊपर जो काले धब्बे लगे हैं उनको साफ तो आर्मी ने करना ही है ना। जी इरफान भाई, आपके क्या तजदिया है, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आपने कहा है कि जी अल्ताफ हुसैन अब वापस नहीं आ सकता, इन्होंने भी, कॉलर ने भी कहा कि नहीं आ सकता, एक और कॉलर आए थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुमकिन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ये बात सही कर रहे हैं। एक तो देखिए, ये नहीं है कि अगर वो आ जाएंगे तो मुस्तफा कमाल उनके खिलाफ है, ये सब इकट्ठे होने वाले हैं। अगर वो आ जाए ना जी, ये फिर ये शीरो शक्कर हो जाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये आ नहीं सकते, वो उसकी वजह ये है, ये जो थी आने की सोच या प्लानिंग जो थी, वो कमर जावेद बाजवा की थी जी, वो एक इंफरादी शख्स की थी जो उस वक्त का खुदा बना हुआ था, और वो माफिया की तरह डॉन बना हुआ था। वो उसकी थी ये एक सोच, एक प्लानिंग। लेकिन अब ये चीज जो है ये मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि आर्मी के ऊपर, जो मैंने आपको पहले फोन पे बात करना था, कि आवाम के अंदर जो दूरियां आ गई हुई है उनको कम भी करना है और अपनी चीजों को दुरुस्त भी करना है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे जो नए चीफ आए हैं, हमें इनसे बड़ी तवक्कुआत हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला जो है मामला को सही की तरफ जाएंगे। और जिस तरह, क्योंकि उनका क्योंकि वो इस पिक्चर से आउट हो चुके हैं, और वो एक्सपोज, जैसे इन भाई ने कहा कि वो हो चुके हैं इतने ज्यादा कि अब उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रही वापसी की, समझिए ना। लोगों के अंदर भी एक्सपोज हो चुके हैं, इंटरनेशनल पे वो हो चुके हैं, तो वो अब उनके लिए आना जो है नामुमकिन है। पहले था, बिल्कुल इससे कोई खदशा नहीं था कि पहले एक ऐसी प्लानिंग की जा रही थी कि उनको लाके और अंदर घुसाया गया, और दोनों का उनका ख्याल था। हाँ, ये जो 6 महीने की इनको एक्सटेंशन मिल जाती बाजवा साहब को, जो कि वो चाह रहे थे, और वो नहीं मिली, तो लिहाजा हो गया। और दूसरी बात, आपको याद होगा समीना जी कि मैंने एक कहा था, बात आपको याद होगी, जो खुर्शीद शाह था, खुर्शीद शाह जिसने लंदन में ये इंकशाफ किया था कि इनवाश वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस है, उससे ये बात थी। और उसके फिर दूसरे दिन जो था, वो बाजवा साहब का वो प्रोफाइल टेक्स्ट का में आ गया था। तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा था? नहीं याद आपको? मेरे ख्याल में नहीं याद। मैंने कहा था कि ये दोनों जो तमाम दुश्मन थे इमरान के, वो आप एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जी 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 जी। और ये जो एपिसोड चलाया था, बाजवा ने चलाया था, वसीम अहमद शाह को एक्सपोज आगे लाके कि तू इसके नवाज शरीफ के खिलाफ ये बयान दे। हाँ, आपने ये, मुझे याद आ गया कि आपने कहा था कि ये जो है ना बाजवा ही लेकर आया है इसको तैयार करके, और उसके कहने पे ये तस्लीम हैदर जो है ना ये बयान दे रहा है, और ये सारा झूठा बयान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें हमने काफी शो किए कि वो समझे। हाँ जी, वो इसलिए वो 6 महीने की एक्सटेंशन चाह रहा था, और नवाज शरीफ देना नहीं चाह रहा था, तो उसे जाते हुए उसने इसको
जलील करवाने के लिए एपिसोड चलाया। और नवाज शरीफ ने क्या किया, उसने बाजवा की जो प्रोफाइल है टैक्स की, वो अपने समझी को कह के और खुद ही उससे ऑफिसर से कह के वहाँ के उनको लीक आउट कराई और खुद ही बाद में कहा कि किसने लीक आउट किया। तो दोनों ने एक दूसरे को नंगा किया उस वक्त। हर मामला जो है अब खत्म हो गया। अब आपको कोई खुशी सारा का पता चल रहा है कि कहाँ गए वो? जी, कोई उसका पता चला कि निसिम शाह का कहाँ चला गया वो? नहीं देखे कितना गायब हो गया स्क्रीन से। थोड़े दिन के लिए शोर मचाया, बहुत शोर आया, अभी एक दफा मीडिया पे आया। हाँ। जी, उसके बाद तो ऐसा गायब हुआ है कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, अब समझ लें कहीं नहीं है वो। तो मैंने यही कहा था आपको, झूठी खबरों को आप ये देखें कि लोग इतना फेक न्यूज को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि इस फेक न्यूज को रोका कैसे जाएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने चैनल से उस न्यूज को रोकने की कोशिश की, हमने फैलाने की कोशिश नहीं की। उसके लिए हमने बात की कि गलत न्यूज जो फैलाते हैं तो उनके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। लाजमी बात है, 3 दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ रह चुका है मुल्क का, उसके बारे में आके वो गलत बयान दे रहा है। और उसके बाद पीटीआई जो एक कॉलर ने आके बड़ी प्यारी बात की थी कि जिस तरह वो बोल रहा है कि मरियम नवाज साहबा का हाथ है, अरशद शरीफ को जिस तरह मारा गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, और उन्होंने वीडियो भी देखी मरियम नवाज साहबा ने और नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कॉलर ने आके। उन्होंने कहा कि सिस्टर अगर इस तरह की बात होती, वो कॉलर शायद दोबारा आ गए, उन्होंने कहा सिस्टर अगर इस तरह की बात होती तो आप सोचें कि पीटीआई वाले कभी खामोश नहीं रहते, इसलिए ये न्यूज ही फेक है। जी हेलो जी, हेलो, मुझे कह रही है नहीं ये साजिद भाई आए मेरे पास, मैं इनको बोल दी। जी हेलो मेरी बहन, सॉरी जी, मेरी बहन मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई थी जी जी। क्या बात हो रही है मेरी बहन? तो मैं ये कह रहा था, देखिए अल्ताफ, नहीं वो ये बताए थे, मेरे साथ एक कॉलर थे, मैं उनको अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि वो स्टूडियो के नंबर पे कर ले, इसलिए कि ये पाकिस्तान से कॉल है तो ये मेरे इसी नंबर पे आएंगे और आप यहाँ के नंबर पे आ सकते हैं 6474840018, मैंने आपको भेजा है। तो वो उनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा देखें वो किस तरह तस्लीम हैदर साहब की न्यूज को बताए थे, देखें कैसा स्टॉप हुआ, वो खत्म हो गई। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि देखें इस तरह की फेक न्यूज पे जो मीडिया उसको शोर जाके आगे लेकर आता है ऐसी न्यूज़ों को, तो उनको चाहिए, मीडिया को चाहिए कि पहले इन्वेस्टिगेशन करे कि कौन सी न्यूज सही है और एक सच को सामने लेकर आए। वो झूठी न्यूज को लेकर बैठ के बात करनी उसके ऊपर तो बिल्कुल गलत है। बल्कि हमारा चैनल ने इस बात को उठाया, इश्यू को उठाया और इस फेक न्यूज पे बात भी की गई। और मेरे एक कॉलर की बात बहुत प्यारी थी जिन्होंने कहा कि इल्जाम लगा रहा है वो नवाज शरीफ पे और मरियम नवाज साहिबा पे, गलत इल्जाम लगा रहा है। तो वो अभी बता रहे थे कि उसने किस रीजन पे किया, वो नवाज शरीफ से कोई बदला ले रहा था किसी बात का, जिसकी वजह से उसने आके ये काम किया। तो मैं आपकी बात कर रही थी कि आपने आके किस तरह बोला था कि पीटीआई के लोग खामोश थे उस न्यूज के ऊपर, अगर इसमें कुछ सच्चाई होती तो जरूर बात करते वो लोग। जी, मगर वही बात मैं अभी भी मैं आपके फिर वही कह रहा हूँ कि कल परसों भी कनाडा के पता नहीं किसी चैनल पे ये चल रहा है। ये सब देखते हैं, इसलिए फेक न्यूज को चलाने से कोई फायदा नहीं है। आपको एक सच लेकर आए सामने, लोगों के सामने, ऐसी फेक न्यूज को पकड़ के आप चला रहे हैं तो क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मेरी बहन देखे, बात वही है कि हर आदमी चैनल खोल के बैठा हुआ और चलाना किस तरह है वो आपसे सीखे, क्योंकि आप जो है सच की आवाज है। मैं सब बता रहा हूँ जी, आप देखिए पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान कनाडा की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में मुझे आप बता दीजिए कोई एक चैनल ऐसा हो जो लाइव चलता हो कि जो बात मेरे मुंह से निकल रही हो में जा रही, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है मेरी बहन जी। सच की आवाज वाकई यही है। इस वजह से मैं यहाँ पे सुबह के 7 बजे उठा होता हूँ, आप कर लिया करेंगे, हमें 2-2.5 घंटे मिल जाते हैं अपने मुल्क के लिए बात करने में। जी, बहुत बड़ी बात है हम लोग जी। तो बाकी बात अब आपकी रही परवेज इलाही की, मेरी बहन जी, परवेज इलाही का देखें, वही आपसे जो बोला गया है मेरी बहन, 2-3 दिन से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि परवेज इलाही जो है, यानी परवेज इलाही क्या, इमरान खान खुद हुकूमत नहीं गिराएंगे। जी, इमरान खान खुद हुकूमत नहीं गिराएंगे, आप ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही 2 मिनट लगाएगा। एक कॉलर ने आके शुरू में कहा कि वो तहलील कर देंगे असेंबली, जबकि आप खुद सोचेंगे इमरान खान ये काम करेंगे ही नहीं। उनको पता है कि ये काम करने में उनका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी बहन मैंने आपको बताया ना कि इलेक्शन जब होंगे उस वक्त इमरान खान का वो ग्राफ नहीं होगा जो आज के दौर में था। मेरी नजर में मेरी बहन, आई एम एज अ पीटीआई सपोर्टर, मगर मेरी नजर में इमरान खान को धरना देना चाहिए था जी। उसकी वजह से काफी लोग जो है वो खुश नहीं थे।
जो मेरी अपनी अपनी सोच है, जो मैं देख रहा हूँ इस मुल्क में, पाकिस्तान में। जी 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 जी, यानी कि आपकी अपनी सोच है कि पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में देखिए महंगाई किस कदर हो रही है, पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो रहे हैं, उस पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इस वक्त बात हो रही है सिर्फ इमरान खान के ऊपर, और हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त, उस पर कोई बात नहीं करता। आपने देखा कि चीजें किस कदर महंगी हो गई, किस कदर हालात खराब हो रहे हैं मुल्क के, कि एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मुल्क गली गली आप सोचे लूट मार मची पड़ी है, लोग एक दूसरे का पर्स लेके छीन के जा रहे हैं, किस कदर हालात खराब है कि जाने के चांसेस नहीं है। पाकिस्तान कोई जाता है तो कहता है कि बहुत मुश्किल से अपने आप को महफूज रख सकता है वहां पे मुल्क के अंदर। अंदाजा लगाएं कि इस नतीजे पे मुल्क पहुंच चुका है। कल भी आपके प्रोग्राम में ये बात मेंशन करी थी कि जो कराची में मलीर के अंदर वाकया हुआ है कि 3 बच्चे और उसकी वाइफ को उस आदमी ने मार दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसने 3 बच्चे और अपनी वाइफ को मार दिया, और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, और वो लोग अपने आप को कत्ल कर रहे हैं, अपनी जानें ले रहे हैं, इसलिए कि वहां खाने को नहीं है। लोग परेशान है बुरी तरह महंगाई से, लोगों के पास बिल देने के पैसे नहीं है। जी, हुए पड़े हैं, लोगों के पास चारा नहीं है जी, रास्ता नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, इनकम आने का कोई भी वे नहीं है, क्या करे? जिंदा तो रहना है ना। जी, मैं एक नक्शा आपको खींच के बता रहा हूँ, और यकीन कीजिए ये 100% नक्शा सही कहने लगा हूँ। सियालकोट में कोई रोड स्मूथ नहीं है, हर जगह खुदाई हुई पड़ी है रेन वाटर और सीवेज वाटर के लिए। दूसरी साइड पे हर गली में आपको एक दो मिलेगा जो छुपे हुए हैं, कि कोई भी उनको साइड पे शिकार मिले और वो पाँव पे उसके से जो मिले छीन के ले जाए। और ये वो शहर है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। जी, हर बंदे ने अपनी कमीज के नीचे एक सलूका पहना होता है, वो सलूका एक बुनियान की जगह पे है, और उसमें 6-7 जेबी होती है खुफिया, उनके अंदर कैश रखा होता है उन्होंने। जी, ज्यादा डीलिंग कैश के ऊपर चलाते हैं, और हर आदमी इस दरक में है कि मुझे रास्ता मिले, पैसे मिले और मैं अपना पेट पाल सकूं। हाँ है, ये कब तक? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है या नहीं? मेरी बहन तैयारी शुरू तो नहीं की। क्या वो इलेक्शन की तैयारी ना तरीके इंसाफ से शुरू करी है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपने किया था कि पाकिस्तान आएगा या इंग्लैंड में बैठ के अपना को गाइड करेगा? नहीं, मैंने तो कहा है पाकिस्तान आएगा, इंग्लैंड में बैठने की बात ही नहीं हुई है कि पाकिस्तान लाया जा रहा है उसको पाकिस्तान के लिए। क्या इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। अच्छा, को 20 साल से ज्यादा हो गया वहाँ रहते हुए। जी, वो तो पाकिस्तान की सड़कों पे चलना भी भूल गया होगा कि मैंने चलना कहाँ है। हाँ, मैं अपने आप क्लियर करना चाहता था ना कि कैसे है। हाँ, तो अल्ताफ सन कभी पाकिस्तान नहीं आएगा, और उसको आना भी नहीं चाहिए। वेरी स्मार्ट पर्सन। जी, 20 साल से ज्यादा हो गया, वो तो वहाँ उस सड़क पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता है, सड़क पे नहीं चल सकता वो। 20 साल बहुत अरसा होता है, और वो बादशाह वाली जिंदगी रह रहा है, जन्नत में रह रहा है, तो उसको दोजख में आने की क्या जरूरत है? और जो जूतों में दाल बांट रहे हैं एक्यूम वाले, वो सब कुछ देख रहा है। इनके पास बहुत पावर थी, इनके पास 20 सीटें होती थी किसी जमाने में, 5 सीटें। इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुहाड़ियां मारी है, लोगों के गले काट के, ये काट के सीधे साधे चलते ना, ये सारे पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकते थे। जब ये बड़ी थी ना कि हम कोई ना कोई पंजाबी, ना कोई पठान, ना कोई, सबने इनको सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान महाजर कौम ही रखी है। और जितने नाजी कितने हैं, नाजी से 87% जो पाकिस्तानी के वो महाजर है, सारे के सारे। ये सारे के सारे इनकी तरफ से, इन्होंने छोटा सा बस कराची संभाल लिया आके, वो भी पूरा नहीं, वो भी पीपल पार्टी ने इनको मार मार के वहां तबाह कर दिया हुआ। सबसे ज्यादा इनको पीपल पार्टी ने मारा वहां, लेकिन ये मानने के तैयार नहीं है। ये हमेशा पंजाबियों को गालियां देंगे, ये पठानों को गालियां दे, जी, जो मारते हैं उनकी तरफ इन्होंने कभी नजर नहीं डाली कि हमारे साथ कर कौन है। जब बिलावल ने आते कह दिया था कि अल्ताफ साहब मैं तुम्हारा
मैं हराम कर दूंगा कराची में। कहा था कि नहीं कहा था जी, लेकिन इनको ये याद नहीं होता। ये सिर्फ उठेंगे, ये पंजाबियों के गले पड़ेंगे, उनको गालियां देंगे, पंजाबियों को गालियां देंगे, या पठानों को देंगे। चलो चलो बात करते हैं। मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाहता था कि नहीं हलता सवाल का था बता के। चले मैं लोगों की राय लेना चाहती हूँ। हेलो जी। जी आपकी तो मैंने आपको बोला है कि आप है ना इस नंबर पे फोन कर लें 647। मैंने आपको टेक्स्ट किया नंबर भी, पर आप है ना इसी फोन पे आ रहे हैं। ये फोन मेरा पाकिस्तान से कनेक्ट हुआ है। ओके खुदा। तो आप उस पे फोन कर लेना 647-484-0018 पर। ओके मैं कर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, आपके तमाम कॉलर्स को भी। लियाकत भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा नुकसान एमक्यूएम ने अपने लोगों को पहुंचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस पार्टी को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी थी, इतनी शोहरत दी थी, यकीन करें हमने खुद देखा कि एक वक्त वो था कि गाड़ियों की चाबियां दे दी थी अल्ताफ हुसैन को, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया। जी इतना नाजायज फायदा अपने ही लोगों से उठाया गया। एक सेकंड होल्ड करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। देखें इस पे आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है और आपकी बात भी समझ में आएगी। जी कारोबार सब तबाह करने में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी रही। जी चाहे चाइना कटिंग हो, चाहे लूट मार हो, चाहे इलीगल भर्तियां हो, केडीए, केएमसी, पीआईए, ये सारे इदारे तबाह बर्बाद। मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकती कि कई कई हजार लोग इलीगल भर्ती हुए इन इदारों में बैठे हुए और मुफ्त की तनख्वाहें लेते रहे और पलते रहे, और कोई मतलब ये दादागिरी बदमाशी, वो बदमाशी की है इन लोगों ने कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तबाही ऐसी तबाही की करने में पूरा का पूरा एमक्यूएम, अगर हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं तो एमक्यूएम का भी उतना ही हाथ है अपने लोगों का। उन्होंने सिंध को बर्बाद किया, अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी ने। आज पीपल्स पार्टी की क्या खिदमत है? दो लाशों, क्या इन्होंने 2 लाशों के ऊपर सियासत की है? इसके अलावा इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ 2 लाशें। आज तक वो 2 लाशें ही चली आ रही हैं। और आज देख लें बिलावल का जो वो कौन सा तासीस था, उसमें इमरान खान की नकल तो उतारने की कोशिश बहुत की, जगह जगह स्क्रीन्स भी लगाई गई, लेकिन लोग कहां से लाते? लोग तो इन्हें देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप इलेक्शन देखिएगा कि सिंध के अंदर से इन दोनों पार्टियों के साथ होना क्या है। ये इमरान खान जब भी कैंपेन शुरू करेंगे ना, आप अभी देखें इलेक्शन कमीशन ने तो कलई खोल दी। एक तरफ एक बंदा खड़ा हुआ था 36 सीटों पे, और बाकी पूरी पीडीएम 14-16 जमातों का टोला, पूरा मीडिया इनके साथ 95% इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे कंधे से कंधा मिलाए खड़ी हुई थी। उस पे इमरान खान लेता है 18 लाख से ज्यादा वोट, और इनको पड़ते हैं 16 लाख से ज्यादा लोग, 16 लाख के करीब या इतने वोट। आप अंदाजा कर लें तो इमरान खान, ये तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है वो तो आज पब्लिश कर दिया सारा, तो आप अंदाजा कर लेंगे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहां पहुंच गई है। तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, इमरान ये तो अपनी मौत आप मरते जा रहे हैं हर दिन। 40% मेडिसिन महंगी होने जा रही है। आपके मुल्क में पेट्रोल इस वक्त रीजन में सबसे ज्यादा महंगा है। आलमी मार्केट में देखिए 77 था अभी 2-3 दिन पहले, अभी 80 फिर हुआ है। लेकिन इमरान खान के दौर में यही $120 बैरल था और ₹150 पे मिल रहा था। तो आप अंदाजा करें कि कितना सस्ता हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन कोई सस्ता नहीं हो रहा। हर तरफ महंगाई का बाजार गर्म है, और ये इनको ले डूबेगी महंगाई ने तो पहले ही लोगों को। अब इमरान खान कुछ कहे या ना कहे, पब्लिक इतनी चार्ज है कि किसी वक्त भी इलेक्शन चाहे मार्च में हो जाए। अब तो सुनने में आ रहा है कि शायद जून तक में कोई बात तय हो रही है, मई या जून में ये बजट इनसे करवा दिया जाएगा इस गवर्नमेंट से। और ये मुश्किलात ही मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए। कल जो मैंने आपको न्यूज दी थी, सोयाबीन के कंटेनर जो खड़े हुए हैं, आज उस पर प्रोग्राम भी हुए थे, 92 न्यूज ने किया था, और इनके आपस में इख्तिलाफात इतने ज्यादा हुए, उसके लिए मीटिंग भी कॉल की कि किस तरीके से जो कंटेनर है उनको रिलीज करवाया जाए, लेकिन उस पर कोई पेशरफ ना हो सकी। तो ये सूरत हाल है। हर तरफ से अवाम जिकड़ती चली जा रही है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है।
ये उन्हें इमरान खान ही की शक्ल में एक मसीहा नजर आता है और वही उसी के पास सोल्यूशन है इस मुल्क को निकालने का। इस्टेब्लिशमेंट भी मेरा ख्याल जानती है, ये जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट आई है, तो ये अभी आने वाले 8-10 दिन में आप देखिएगा तब्दीलियां भी होना शुरू हो जाएंगी। और इन्होंने तो इस वाली इस्टेब्लिशमेंट से भी लजना शुरू कर दिया है कि ये आपको कुछ आने वाले दिनों में नजर आएगा। और ये जो इतने लोगों का मामला है ना तमीना, मैं आपको एक बात बता दूं, इनके अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। तो ये इमरान खान से टिकट लेने की कोशिश करेंगे इनके बहुत से लोग, क्योंकि इनका सर्वाइवल नहीं है। 12-14 जमातों ने क्या दिया, मतलब क्या पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दौर हो सकता है जो ये 8 महीने गुजरे हैं। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं, तो ये सब कुछ नजर आएगा। और अल्ताफ हुसैन का तो चैप्टर क्लोज हो चुका, ये तो अब बाबर गौरी को भी लाया गया था, इसीलिए उसके केस खत्म करवा के उसको नीट क्लेम किया गया था। सब बैक उस जमाने में हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा होने जा रहा। चले ठीक है जी, वहीं पे ही रहेंगे अल्ताफ हुसैन। चले सही है जी जनाब। जी इरफान भाई जी, बात ये है कि हम माजी में अब क्या जाएं, माजी में बहुत सारी गलतियां की और बहुत कुछ हुआ। स्पेशली ये 8 माह में के अंदर जो बाजवा साहब तारा सियासी। अच्छा आप ये बताएं कि इमरान खान ने करोड़ों रुपया लगा कर एक बस्ती बनाई, तो क्या किया इमरान खान ने, क्या किया इस वक्त जो इमरान खान ने ऐलान कर दिया, जाके गए थे जलसा करने के लिए, धरना देने का कहा था कि धरना देंगे, तो क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल आपसे। देखिए बात ये होती है कि अगर आप रुक जाए एक सर, आपकी आवाज क्लियर कर दूंगा सर मैं। जी बोले। अगर देखिए बगैर किसी जानी नुकसान के आपको कुछ फायदा हो जाए तो आप उस रास्ते को चुनेंगे, ना कि उस चीज को जिससे कोई जानी नुकसान हो। बेसिकली मैंने एक चीज नोट की है और आपने भी नोट की होगी, हमारे सारे दोस्तों ने, कि जो इमरान खान साहब है ना, वो एक बड़े शरीफुल नफ्स आदमी है और उनके अंदर एक खौफ खुदा है। वो मेरा ख्याल है वो नहीं चाहते कि ऐसा खूनी कोई मैं इंकलाब लेके आऊं या उसकी सोच रखूं जिससे इंसानी जाने जिया हो। और वो उनका जो सोच है ना, वो जो अब तक मैं भी समझ चुका हूँ, आप लोग भी, कि वो चाहते ये है कि तब्दीली तो आए, लेकिन ऐसे तरीके से आए कि जिससे कोई इंसानी जान का। तो आपको क्या लगता है कि तब्दीली आएगी? आपको लगता है कि ये जो है ना परवेज इलाही आएगी क्या मतलब आ गई है तब्दीली? देखिए तब्दीली क्या आ गई है, आप मुझे बताएं, तब्दीली क्या आ गई है? आप बताएं। महंगाई वैसी की वैसी है। आर्मी देखिए उन्होंने चाहा कि है ना, कहते ना जो आर्मी चीफ हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, आर्मी चीफ को भी नहीं लगा सके। आर्मी चीफ मेरिट पे लगना चाहिए। देखिए ना जो कहते हैं कि आर्मी चीफ, जो ऐसा आर्मी चीफ आए, पहले इमरान खान के थोड़े बयान सुन ले पुराने वाले जो वो देते रहे माजी के अंदर, तो उनका क्या हुआ? उन्होंने देखे जलसे किए, क्यों जलसे करने का क्या मकसद था उनका? कि इलेक्शन की तरफ जाए हुकूमत, मगर हुकूमत नहीं गई इलेक्शन की तरफ। अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं किए, अब असेंबलियां तोड़ दी। जब पहले इनसे बोला जा रहा था, यही हुकूमत के लोग थे, मुस्लिम नून लीग के लोग थे, कि भाई अगर आप ऐसे ही आपको इलेक्शन चाहिए तो आप तहलील कर दें असेंबलियां। इमरान खान को मशवरा दिया जा रहा था, मरियम नवाज साहब भी कह रही थी, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे, राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे, तो तब तो तहलील नहीं की गई। अचानक जलसे में आए जो उनके कारकुनों को भी नहीं पता था, और आके इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया। सारे कारकुन भी सरप्राइज थे। तो आप बताएंगे क्या परवेज इलाही इस चीज पे एग्री होंगे क्या? अच्छा, आपने बहुत लंबे चौड़े सवाल कर दिए हैं। हाँ। और बात ये है कि मैंने इसलिए लंबे चौड़े सवाल किए कि आप जरा इनके जवाब दें मुझे तफसील से। मैंने ये प्रोग्राम हालांकि मैं कर चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैंने कल भी बहुत सारे लोगों से सवाल किए थे, मगर आप नहीं थे, इसलिए आपसे आप सवाल किया है। जी, अब बात ये है कि आप जैसे कह रही हैं कि सिलसिला ये था कि इमरान खान जो थे ना, पहले असेंबली क्यों नहीं तोड़ रहे थे। पहला सवाल का जवाब मैं ये देता हूँ कि उस वक्त जो थी, जो आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान की असल ताकत का मंबा था वो एस्टेब्लिशमेंट होती है, राइट जी। और अगर इमरान खान उस वक्त की असेंबली तोड़ रहे थे मेरे ख्याल में, तो आपको पता है कि ये जो बाजवा था, ये अपना क्या करता है कि वही इन सियासतदानों के थ्रू और अपनी ताकत के थ्रू खरीदो फरोख्त कर लेता, समझिए ना।
और खरीदो फरोख्त करने के बाद ये असेंबली को भी तलील ना होने देते, समझिए ना। अगर वो इरादा कर लेते, आपको पता ही था कि कैसी मछली मंडी लगी थी जब ये अपना उसको बाजार को उतारा गया था, याद है ना आपको, कैसे कैसे कीमतें लगी और क्या कहानी लगी। तो इमरान खान ने उस वक्त इस चीज को अपने ज़हन में रखा कि इस वक्त असेंबली तोड़ना मेरे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मेरे मेंबर टट भी सकते हैं और बिक भी सकते हैं, ठीक है। और इसलिए उन्होंने, अच्छा, यानी कि उन्होंने कहा कि मेंबर बिक जाएंगे, इस वजह से उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी। उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी। अब क्योंकि बाजवा जो है वो खत्म होने वाला था, उसका सिलसिला जाने वाला था, उसकी नौकरी खत्म होने वाली थी और ताकत किसी और के पास आने वाली थी, तो अब उनको कोई खर्चा नहीं था इमरान साहब को कि ऐसा कोई करेगा, क्योंकि देखिए हर आदमी की कोई ना कोई रेपुटेशन बनी होती है पहले से ही, वो उसे बोला। आसिम मुनीर साहब की जो थी रेपुटेशन जो थी वो इनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी बाजवा से, समझिए ना। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत इख्तिलाफात हो ज़हनी तौर पर, किसी चीज के ऊपर इख्तिलाफ आए हो इमरान खान के साथ आसिम मुनीर साहब के, लेकिन मोस्टली जो है उनकी जो परसेप्शन था आदमी के अंदर वो यही था कि ये एक नाजी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और बड़े ही क्या कहते हैं जमहूरियत पसंद आदमी है जी। ये एक उनके मतलब ये परसेप्शन बना उस आदमी में, और नेचुरली उनकी जो, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने जब बाजवा चले गए, रिटायर हो गए, तब उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, उनको लगा कि उनके मेंबर अब कहीं नहीं जाएंगे, अगर बाजवा होते तो उनके मेंबर टूट जाते, जिसकी वजह से उनका शोर मचा था, अपोजिशन चाह रही थी, जैसे हुकूमत चाह रही थी, मुस्लिम नून लीग के लोग चाह रहे थे कि असेंबलियां तोड़ दें, ऐलान किया जाता, तब मगर उन्होंने नहीं तोड़ी, यानी कि उन्होंने पूरी सियासत करी इमरान खान ने। अब इमरान खान के पास ये बहुत गुड चांस था जो उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, ये कहना चाहते हैं आप? जी देखिए बात ये है कि अब इस असेंबली को तोड़ने, अब आप ये देखिए कि जहाँ तक तो बात है ना अपना, मैं जहाँ तक एक चीज मुझे जो पता चली है, मैं पाकिस्तान बात कर रहा था इस्लामाबाद से, एक चीज खबर आई है कि अब मुझे अब ये हुआ है कि आसिम मलिक जो है ये जो आपके आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ जी जो इस वक्त के हैं मौजूदा, उन्होंने तकरीबन अपने पैगाम को कन्वे कर दिया पीपल्स पार्टी को भी और शहबाज शरीफ को भी और इमरान खान साहब को भी, ठीक है। और वो पैगाम ये है कि वो जो उन्होंने पैगाम भेजा कि उन्होंने कहा ये सब चीजों को छोड़ दिया जाए, सियासी ये जो कश्ती है, पहले इस चीज पे गौर किया जाए। जो इस वक्त आपको पता है समीना, जो खतरा है सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, वो माशी खतरा है जो हम डिफॉल्टर के बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़े खतरे की गारंटी पड़ सकता है किसी वक्त भी। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये सियासी जो चीजें इनमें कमी लाए और इस मामले में सोचे, तो जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को जो पैगाम दिया है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, ये जरा नोट कर लीजिए बात कि हो सकता है कि ये दिसंबर के आखिर तक ये हुकूमत टूट जाए। अच्छा, आप ये क्या चाहें दिसंबर के आखिर तक ये हुकूमत खत्म हो जाएगी? हाँ, दिसंबर के आखिर तक या जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये हुकूमत टूट जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ये जो मौजूदा हुकूमत है, अभी आप ये कहना चाहते हैं जो मौजूदा हुकूमत है ये टूट जाएगी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में या जनवरी के दूसरे हफ्ते में? चले देखते हैं दूसरे कॉलर और आके क्या बताते हैं। आपके तो ये राय है कि मौजूदा हुकूमत जो है टूट जाएगी दिसंबर के एंड में, या नहीं? राय नहीं है, ये मुझे कहीं से इत्तलात मिली है। अच्छा, आपको इत्तलात मिली है, तो आपकी ये इत्तलात जो है देखते हैं कहाँ तक सच्चा है। अभी मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक कॉलर है, इनसे भी पूछते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। साजिद भाई क्या कहेंगे आप, इनकी बात से एग्री करेंगे? वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत दिसंबर के एंड तक टूट जाएगी, जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में टूट जाएगी हुकूमत, क्या कहेंगे आप क्या देख रहे हैं? मुझसे पूछ रही है? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, बताए ना, आप भी तो वहीं मौजूद है। आप मुझे भी मिनट मैक्सिमम मिनट दीजिए। चले जी, मंसूर भाई को सलाम देना। मंसूर भाई अगर लाइन पे है तो शायद मुझे सुन ले। इरफान भाई, मंसूर भाई ने जी क्या नाम है आपका सिस्टर? इरफान भाई ने अभी कहा कि जी इमरान खान को पहले खतरा था, अब खतरा नहीं है और असेंबलियां तोड़ दी जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पहले खतरा था कि है ना इनके मेंबर टूट जाएंगे, मेंबर चले जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने असेंबलियां नहीं तोड़ी थी जी। जब बाजवा चले गए तो उनको कोई खतरा नहीं रहा जी। खतरा था मगर अब उन्होंने जी असेंबलियां भी टूटी, आज नहीं टूटी,
आपने जो कल खबर की थी और जी हमारे के भाई ने भी खबर दी थी कि आपके पास भी खबर थी कि परवेज इलाही ने इमरान खान के बारे में आपको कहा है कि भाई देखें सिस्टर, वो बात असल में हकीकत में आपको बता कि जो आज मेरे पास भी खबर है, वो खबर जो है आप उस बात से एग्री करेंगे तो मैं एग्री कर इमरान खान को परवेज इलाही ने ये कहा, अगर आप सारा हुकूमत तोड़ देते हैं पंजाब की और सरहद की, जो आपके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं, आपको एक मिनट नहीं लगेगा अरेस्ट होने, क्योंकि अभी ये हुकूमत की वजह से बने हुए हैं। जी एक मिनट होल्ड कीजिए ना समीना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे की आवाज समझ नहीं आई। इन्होंने क्या कहा कि परवेज इलाही को ये तमीज दी गई है कि आप पे जो केस पड़े हुए हैं वो जोर से बोले मैं दोबारा से कहती हूँ, दोबारा बोले जोर से। जी साजिद भाई दोबारा बोले जोर से जरा। इलाही ने ये तहकीक की कि जो इमरान खान साहब पे केसेस बने हुए हैं, हाँ वो भले फेक केस है, मैं उन केसों को मैं नहीं मानता, पहली बात जो आपको क्लियर कर दूं, मगर जो आपकी मीडियम हुकूमत ने केसेस बनाए हुए हैं, अगर ये हुकूमत टूट जाती है, इमरान खान को एक मिनट नहीं लगेगा अरेस्ट करने में, सिर्फ पंजाब और सरहद। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी तो इमरान खान को गिरफ्तार करने में टाइम नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? एग्जैक्टली जी, तो इस वजह से इमरान खान असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे मेरी बहन। जी परवेज इलाही ने इनको ये मशवरा दिया है। देखिए, आपको पता है ना कि परवेज इलाही ने कल एक कॉलर ने आके कैसा अंदर खाने की खबर दी थी, शायद आपको याद होगा। मेरी बहन, तो दूसरी बात जो मेरे भाई ने कही है कि दिसंबर का है या जनवरी का है। इनको गिरफ्तार कौन करेगा? इनसे पूछिएगा, ये गिरफ्तार कौन करेगा? इमरान खान साहब को गिरफ्तार कौन करेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। भाई मेरे, जिसकी हुकूमत आएगी, और कौन सी हुकूमत वो आएगी? कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत आएगी, और किसकी हुकूमत आएगी? पीडीएम की हुकूमत आएगी और वो गिरफ्तार करेंगे। नहीं भाई, ये पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया की बातें कर रहे हैं। और आपने जो आपको बात कर रहे हैं ना, आप हकीकत के करीब नहीं है, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। आप वो पीडीएम की हुकूमत तो सुन ले, पीडीएम की हुकूमत गिरफ्तार करेगी। अरे भाई मेरे, आप सर मेरी एक सेकंड बात सुन लेंगे। तो आप जनवरी के सेकंड वीक की बात कर रहे हैं ना कि ये अगर ऐसा हुआ, ये जनवरी में नहीं होगा, ये रमजान शुरू होने से पहले या रमजान के बाद फौज में वो टेक ओवर करेगी। उसके बाद ही आपके इलेक्शन तो होंगे, वो अक्टूबर में ही होंगे। अगर रमजान के बाद ही, अगर रमजान के एक में, अगर रमजान के बाद ही करने वाला, नियाजी को गिरफ्तार करने वाला यहाँ बैठा हुआ इधर, वो गिरफ्तार करेगा नियाजी को। बलोच गिरफ्तार करेगा, मच जेल ले आएगा, मच जेल ले आकर मच्छर वाली नाली में रख कर सफाइया करेगा। अभी किस मसले को आपने बुला लिया यार? उसका नाम क्या है भाई? ये वही इंसान है जो ना इंसान है ना जानवर है। अब इन्होंने वन बाय वन करके बोले। ये जोकर कहाँ से ले आएंगे आप? वो ऐसा ही शरीफुल नफ्स नियाजी है, इंसान नियाजी, जिस तरीके से कहता था कि एमके वाले शरीफुल नफ्स लोग, इंसान बनोगे। अच्छा, आप बोले फैसल भाई, आपसे मेरा एक सवाल है। फैसल भाई बताएं कि अल्ताफ हुसैन, फैसल भाई आपने बड़े अंदर खाने की खबरें देते, एक बात सुने फैसल भाई, आप बड़े अंदर खाने की खबरें देते कि आपने कल जो अंदर खाने की खबर आके दी थी परवेज इलाही के बारे में, शायद आपने ही बोला था, राइट? तो मगर आपसे एक और खबर मैं इत्तला लेना चाह रही हूँ कि सुनने में आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जा रहा है, तैयारी हो रही है अल्ताफ हुसैन को लाने के लिए। क्या अल्ताफ हुसैन आएंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? आप बताएं, क्या हकीकत है इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इस वक्त, वो सब करा है। ज्यादातर कॉलर ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन नहीं आएंगे। करा है। देखिए पाकिस्तान के मईशत को उसी ने तबाह किया है, उससे पहले हालात बहुत सुधरे थे, बहुत अच्छे थे। नहीं, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस बात को मानने के लिए तैयार कोई भी नहीं होगा, इसलिए कि है ना, मईशत तो इनके जमाने में अभी जो तबाह हुई है 8-10 महीने में, आप देखें महंगाई का नारा लेकर आए थे ये लोग, नारा लगा कर आए थे। ये 11 लोगों की जो टीम बनी थी, पीडीएम बनी थी, तो ये क्या लेकर आए थे? सिर्फ ये कि महंगाई बहुत हो गई है, मईशत को बेहतर करेंगे, डॉलर को ऊपर लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे, रुपये को ऊपर लेकर आएंगे, मगर ये सब कुछ काम नहीं कर सके। महंगाई मार्च निकाला था फजलुर रहमान साहब ने भी, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि इस जो इनस्टेबिलिटी जो आ रही है सियासत में, वो किसकी वजह से है? उसका कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट तो लिहाजी है ना, उसी में तो बेड़ा करके। आप क्या बात कर रहे हैं? उसने तो कोरोना के अंदर लोगों के देखे, लोगों के मुल्क बंद नहीं किए, सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। आ जाए, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए
ठीक है, अगर ये किसी की हरकतें नहीं करे, फिर वकूफ वाली हरकतें नहीं करे नियाजी, तो हालात बेहतर हो जाए। इसी की वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम है, और कल्प्रिट यही इंसान है। आप लोग क्या समझते कि ये आएगा? मैं आपको कहता हूँ ये नहीं आएगा कभी। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये नहीं आएगा कभी भी, खुद भी कर ले। वो आने की बात तो छोड़ेंगे, वो आएगा नहीं आएगा ये बता दें कि इलेक्शन की तरफ जाएगी हुकूमत या नहीं जाएगी। परवेज इलाही जो है ना, इसको काट कर रख देगा। परवेज इलाही इसको काट कर रख देगा, बता रहा हूँ मैं नियाजी को। अरे इनको सियासत का काम नहीं है, तो इनके काम की सियासत क्या नहीं है। ये जाए अपने दादा दादी बने, ठीक है, और उसके बाद जो है ना बच्चे उनके पाले, उनके बच्चों की शादी करे, ब्रिटिश राजा के बच्चों की शादी करे, इसके अलावा से कोई वो नहीं है। सियासत में कमल समझ नाकाम हो चुका है, बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अब इसका आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप ये ठीक करें, ये बात मैंने कही थी आपको पहले भी, लिख लें आप इसको। आपकी नहीं आएगा, सवाल पैदा नहीं होता ये आएगा, किस मुंह से आएगा बताएं जरा। ये वही बात कर रहा है कि जी मैं मैशत को सही कर दूंगा, वो वैसे वही मैशत लेकर आया जैसे 200 पहले लेकर आया था कि मैं तुम्हारे पास 200 लोग हैं जो मुल्क को सुधार लेंगे। मतलब आप देखिए कि क्या इसने ब्लंडर्स किए, बताएं, बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं ना इसमें। और क्या किया है? क्या इसको क्या पाकिस्तान देगा? अरे इसके अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन भी गया तो यकीन करें कि उस वक्त हमारे इकोनॉमिक डायरेक्टर वगैरह वो सारे के सारे स्टेक पर थे। दुनिया तो हायर किस पागल को लेकर है, चरिया को लेकर आ गई है। ये चरिया इंसान है, यकीन करें कि सियासत की बस की बात नहीं है, सियासत के कहीं से गुजरी ही नहीं है। ये सिर्फ शादियां करे, इसके अलावा कुछ नहीं करे। समीना ये है ना, ये एक सेकंड आप खामोश हो जाए, आपका टाइम खत्म हो गया। अब आपका टाइम खत्म हो गया, एक सेकंड हो जाऊंगा। हेलो, हाँ हेलो जी, बोले इरफान भाई आप। भाई बात सुनिए, देखिए आप, मैं तो खैर अब आपका शो बंद कर रहा हूँ। जब आप ऐसे से चाहे लोग ले आएंगी उसके ऊपर टीवी पे, तो ले चले, बोले आप बोले। देखिए अपनी वो जहालियत का सबूत दे रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, ना उनको पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान के दौर में क्या हुआ था। जी भाई जीडीपी थी जो थी वो 5.99 थी, और अब कहाँ पे है, समझिए ना। आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो 24% ऊपर चली गई थी, और मजदूर नहीं मिल रहे थे अपना टेक्सटाइल में काम करने। ये हकीकत है जो आपको टीवी पे उस वक्त टीवी चैनल से आती थी, समझिए ना। ये नॉन सीरियस आदमी आप जब लाती है शो के अंदर, तो मैं तो दिल्ली नहीं कर सके, मैं कोई बात करूँ जिनको कोई नहीं। आप देखें उनके पास भी बहुत सारी इत्तलाएं होती हैं, आपको नहीं पता, कुछ खबरें वो बहुत अच्छी सी लेकर आते हैं जो आके बयान कर रहे हैं, तज्जिया देते। नहीं, वो टीवी से ही खबरें लाते हैं, और कहाँ से लाते हैं भाई? वो कोई उनके अंदर आदमी बैठे हुए हैं, या कोई वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है, या बहुत बड़े आदमी के वो है बंदे। ये सब बातें होती है, अंदर की खबरें तो यही होती है जो आपको एक दूसरे से मिलती है। अंदर बंद कमरे मीटिंग में क्या इनके जिन बैठे होते हैं जो कहते हैं कि हम अंदर की खबर लाए हैं, खबर जो साफ नहीं कहते हैं। इरफान भाई को आले हजरत जो नहीं है, इनके फजल रहमान वो खबरें देते हैं। आले हजरत खबरें देते हैं, जो आले हजरत है इनके ना, आले हजरत फजल रहमान साहब, वो इनको खबरें देते हैं। वो सिर्फ बेशरम जो औरतों के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आप उनके वो सुनिए। जी बहुत गलत, बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने उन औरतों के लिए ऐसे अल्फाज यूज किए गए जबकि उनको नहीं करने चाहिए थे। इस तरह के अल्फाज जिन्होंने औरतों के लिए जो लफ्ज यूज किए, आप सोचे वो चैनल पे चल भी नहीं सकते, सेंसर करके लोग बड़े चैनलों ने चलाया उनकी बातें। आदमी है वो, ऐसे शख्स को आप क्या समझिए कि वो कोई मुल्क का खैर ख्वाह है? हाँ तो भाई यार, मुझे नहीं समझ आती। आप ये ऐसे जैसे लोग आके नॉन सीरियस आपन करेगा, मच्छर जेल में कच्चे, कैसे फजूलियात की बातें करते हैं आप यहाँ पे आके तक किस्म की। जी आप बोलिए इरफान भाई, आप बोलिए, आपका तजिया सुनना चाह रहे थे। जी समझिए, बात ये है कि मकसद ये है कि हमें इस वक्त बड़े सीरियस मैटर्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीरियस होकर बात करनी चाहिए। ये कॉमेडी शो नहीं है कि आप आके अपनी कॉमेडी झाड़ेंगे और आप करेंगे। ये एक मुल्क की सालमियत का सवाल है, एक मुल्क की हमारी एक कौम की बका का सवाल है, समझिए ना जी। और ये कोई ऐसा लाइकिंग या अनलाइकिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा इरफान भाई, मैं एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कर दूं मेरे भाई, मैं भी पीटीआई से ताल्लुक रखता हूँ, यानी सपोर्टर हूँ। मगर जो भी आपने एक बात कही है ना कि आसिफ मुनीर ने है जी कि शहबाज शरीफ
को और आसिफ अली जरदारी को, तो भाई मेरे पास भी ये खबर है कि आपके आरिफ एलवी ने उनसे इमरान खान की मुलाकात की बात करी थी, जो उन्होंने मना कर दी है। मैंने इन दोनों का नाम नहीं सुना, मैंने आरिफ एलवी ने पैगाम किया था इमरान खान का मुलाकात का, जो उन्होंने मना कर दिया। ये किससे मुलाकात का कहा था? इमरान खान से मुलाकात के लिए आरिफ एलवी ने पैगाम दिया था। नहीं, ये सब सोशल प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। ये आपने मीडिया सोशल में या फेसबुक पे पढ़ी है खबरें। मैं तो मेन टीवी की मीडिया की देखता हूँ और उनकी खबरों को सुनता हूँ। मैं और किसी खबरों को नहीं, ना आज तक मैंने सोशल मीडिया की कोई खबर का फॉलो किया है और ना ही फेसबुक की। जो मेन स्ट्रीम पे खबरें होती है ना, मैं उनकी होती है कि उसने पैगाम भेज दिया। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो फेक खबरें होती है, कोई सही खबर नहीं है। बेनतहा मैं नहीं कहता सारी, लेकिन 90% तक फेक होती है खबरें उसमें ना। और अपनी मनपसंद की खबरें जो है वो लगा दी जाती है कि हमें इतला मिली है, अंदर की खबर आई है, बाहर की खबर निकली है। भाई अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया की खबरें सारी जाली होती है, तो ये आपके तस्लीम हैदर शाह जो आपके प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी आवाज बहुत कट आ रही है। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ये कह रहे हैं कि तस्लीम हैदर साहब जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो फेक ही न्यूज है ना, जिनको फैलाया जा रहा है। साहब जी क्या कह रही है? तस्लीम हैदर साहब जो आए थे, जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो उनको भी न्यूज नहीं थी, वो एक साजिश थी। साजिश फेक न्यूज होती है जिसका कोई वजूद नहीं होता और उसको बना के किया था। वो तो एक साजिश का हिस्सा थी, वो सामने उसने खुद किया है। फेक न्यूज तो सब होती कि कोई नसीम हैदर शाह ना होता और उसकी खबर आती कि एक शख्स ने कहा है कि नवाज शरीफ नहीं, वो फेक न्यूज नहीं थी। आपको किसने कहा कि वो फेक न्यूज थी? वो एक उसने टीवी पे आके बताई, उसने आके टीवी पे कही, लेकिन उसने वो झूठ बोला, वो फेक खबर नहीं थी, वो झूठी खबर थी। तो वो फेक न्यूज और झूठी खबर में इरफान भाई क्या फर्क है, बताएं, झूठी और फेक में? होती है जो बना के दी जाती है। तो ये बनाई नहीं थी क्या? ये सच बोल रहे थे कि वो मरियम नवाज साहिबा ने, और ना ये आप फिर वो एक ही बात हुई ना इरफान भाई, ये झूठ या फेक एक ही बात तो हुई कि उन्होंने ये खबर आके वो बता रहे हैं तस्लीम हैदर साहब कि तशद्दुद किया गया अरशद शरीफ के ऊपर, और वो वीडियो जो है ना मरियम नवाज साहिबा ने भी देखी, नवाज शरीफ ने भी देखी। तो ये आप कह रहे हैं खबर बनाई गई झूठी, तो भाई झूठी और फेक में एक ही तो बात है कि फेक खबर है, ये बनाई गई खबर। अरे फेक खबर वो होती है कि जो आपने कुछ कहा ना हो लेकिन आपके नाम से मंसूब होकर मार्केट में आ जाए। ये आपको पता ही ना हो कि आपने ये कहा है कि नहीं कहा। तो वही तो हुई ना कि वो मरियम नवाज साहिबा ने वीडियो देखी नहीं, तशद्दुद किया नहीं, करवाया नहीं। जी सुनिए, झूठी खबर वो होती है जो आके आप किसी के नाम से मंसूब करते हैं, बकायदा आपके टीवी पे बताते हैं, बताते खुद भैया, और आप कहते हैं कि जी फलां शख्स फलां में साहब मैं इसका गवाह हूँ, समझिए ना। वो एक झूठी होती है। आप जब अपने आप को आपके टीवी पे कह रहे हैं और अपने आप को गवाही दे रहे हैं कि मैं उसमें मौजूद था, और लेकिन चीज झूठी थी, खबर झूठी थी। हो सकता है आप मौजूद हो लेकिन बात ये ना हुई हो, बात कुछ और हुई हो। चले एक सेकंड के लिए होल्ड कर देता था, बहुत सारे कॉलर जाके वापस आ रहे हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, पहले तो वो ये इरफान साहब है, मुझे नाम पता चल गया, जो तेजी से बोलते हैं। जी। अच्छा देखें, ये कह रहे थे ना कि वो सभी टीवी की खबरें दे, मैंने आपको कहा था ना ट्यूसडे को आ जाएंगे मियां साहब, आ गए ना। अच्छा, अब मैं ये इस पर तस्नीम हैदर शाह पे दोबारा बात हो रही है, आप उनसे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो झूठी खबर थी और झूठी खबर, हाँ फेक और झूठ, वो कह रहे हैं कि खबर झूठी नहीं, फेक नहीं थी। तो फेक और झूठी खबर में फर्क क्या है? वो उन्होंने झूठी खबर आके मीडिया पे दी, ये कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा का या साजिद साहब का क्या क्लेम है, क्या खबर है ये? इरफान साहब कह रहे हैं कि ये खबर जो है ना साजिश की गई, वो कह रहे हैं कि साजिश रचाई गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ। इरफान साहब ये कह रहे हैं, और साजिद भाई कह रहे हैं कि फेक खबर है। जी, अगर ये खबर सच्ची होती तो आपकी पीटीआई जो थी वो तस्नीम हैदर शाह को अपने सर पे बिठाती, उसको अदालत सर पे बिठा के लेके जाती, उसको जहाँ जहाँ जाना होता इसके सबूत देने के लिए उसको सर पे बिठा के लेके जाती, मगर पीटीआई ने कोई इससे ताल्लुक जाहिर नहीं किया। पीटीआई बिल्कुल खामोश रही। इस वजह से मेरी नजर में ये बिल्कुल झूठा है। जी।
अच्छा देखिए, मैंने तो उससे ना आपसे एक बात शेयर की थी तस्नीम हैदर शाह की कि देखिए कुछ लोगों को शौक होता है, वो अपनी जगह पे कामयाब है कि आज उसको मतलब है कम से कम चले 22 करोड़ अवाम नहीं तो कम से कम कोई 14.5 करोड़ अवाम को तो पता है कि तस्नीम हैदर शाह रहता है लंदन में। ये तो बात डिसाइड होगी या नहीं हुई अभी तक जी। बस यही था उसका मकसद। और इस पे ऐसे टाइम जाया करने वाली बात है कि वो फेक थी, झूठी थी, साजिश थी, मतलब। और पहली बात है, हम खास तौर पे जो हम लोग ओवरसीज है ना, हमें ये समझना चाहिए कि ही सेड, शी सेड, इस पे मुकदमे थोड़ी होते हैं इन मुल्कों में। अच्छा, पहले हम लोगों को सबसे पहले इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए थी। अब देखिए, आपकी दूसरी हेडिंग है कि अल्ताफ हुसैन के साथ भाई को तैयारियां हो रही है लाने की। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आपका ऐसा ख्याल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत खबर है, गलत इत्तलाएं आ रही है। देखिए खबरें चलाने के पीछे मैंने खैर इस पे तवज्जो नहीं दी, मुझे तो अभी किसी ने क्लिप भेजा था, मुझे लंदन में आज वो रेंज रोवर से उतर के कोई इंटरव्यू दे रहे थे, वो मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने क्यों बिजी था थे, तो वो कोर्ट में भी उनके मैटर वहां पर वो मतलब है आपस में वो एक वो क्या होता है जब इस तरह वो क्या कहते हैं जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे छलांगे मारते हैं ना, तो वो हालत शुरू हो गई है। और बेसिकली आपको पता ही है क्या होता है, ये जो पैराशूट पार्टियां होती है ना, इनका यही असर होता है, ये सरवाइव नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इमरान खान का भी यही असर होगा। अच्छा, अब बात हो रही है कि वो आरिफ अलवी साहब ने उनको मैसेज भेजा मुलाकात करने का, ये नहीं करने का। इस बात का जवाब दीजिएगा मेरे भाई। मैंने तो अपनी बहन से शुरू में ही जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने कहा जिस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, इसी तरह समझ के अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ रहा है। दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आई नवाज शरीफ को क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, इसी तरह अल्ताफ हुसैन भी पाकिस्तान आ रहा है। जिस तरह सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ आज आ रहा है, इस महीने आ रहा है, उस महीने आ रहा है। अच्छा चलो, मैं पहले सवाल कर लूं ताकि फिर बात करें। आपका क्या क्लेम है, नवाज शरीफ नहीं आएगा? मेरे भाई जवाब दे देना, दोनों बातों का इकट्ठा दे देना। दूसरी बात का नहीं, मेरा सवाल आपसे पहले मैं समझ लूं ना, आपकी बात समझ लो, मुझे समझाए। आपके ख्याल में नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा? क़यामत तक नहीं आएगा। अच्छा चलो, नहीं ये देखें, मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट साजिद साहब को जवाब देना चाहता हूं। जी दीजिए, जरूर दीजिए। अभी आपने आके अभी कहा कि मैंने आपसे कहा था ना पिछले बार नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। अच्छा, अब आपने दे दिया, मुझे जवाब देने देना साजिद भाई बोलने भी दिया करो ना किसी को। आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आपने जज्बाती ना हुआ करे साजिद भाई, बोलने देना। आपने आपसे जितना मैंने पूछा, मुझे जवाब देने देना। काफी देर से आपने कब्जा किया हुआ है। मेरी आखिरी बात है, आपने कहा ट्यूसडे को नवाज शरीफ आ जाएगा, जैसे आ गया, क्या वो अपने मुल्क वापस आ गया? नहीं। हाँ जी, आपने कहा था वो लंदन भी नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा था कि वो भाग गया लंदन से। अब लंदन शक्ल नहीं दिखा सकता, अब वहीं की गलियों में रहेगा। तो इन्होंने आके कहा था कि बहुत जल्दी नवाज शरीफ वापस आएगा, ट्यूसडे को आएगा, और वो बात इतनी सच्ची है। अच्छा, मैं साजिद साहब से मतलब एहतरामन ये बात कर रहा हूँ। यकीन करें, साजिद साहब को ना वो हमारे पंजाबी में कहते हैं शिदाई हो गए हैं, और इनको दवाई की भी जरूरत है। यकीन करें, ये देखिए अभी इतनी इन्होंने प्रेडिक्शनें की थी जब से ये मतलब है, मैं आपका प्रोग्राम सुन लो, इतनी प्रेडिक्शनों के बाद भी अगर ये जज्बाती इन्हें दवाई की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात, साजिद भाई बुरा ना मनाना, चाहे आप वो क्या कहते हैं टाइलेनॉल ले लें, लेकिन कोई दवाई नहीं है जरूर। प्रोग्राम का नाम है तकरार। अगर आप अच्छी लैंग्वेज में बात करेंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे। अगर मैं बुरी लैंग्वेज में बात करूँ, आपको बुरा मानने का हक है। अच्छा, स्पीकर आपकी स्पीकर से ना आवाज मजेदार नहीं आ रही। पाकिस्तान से कॉल की हुई है, तो इस वजह से आवाज क्लियर नहीं में समुद्र में नहीं, समंदर में नहीं, नेट का मसला होता है, बहुत खराब आवाज आती है। वो उन्होंने कोई हेडफोन लगाया, उस वजह से आवाज डिस्टर्ब होती है, ये अभी ये डायरेक्ट फोन को लगाए, देखें आवाज में फर्क आ जाएगा। लगाए जी साजिद साहब जरा फोन को कान से, अभी देखना फर्क। हम तो फर्क बताते हैं राइट अवे, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। लगाए साजिद साहब जरा फोन कान से। हेलो मेरे भाई, मैंने कान से लगाया, अब आवाज सही आ रही है आपको? अभी बेहतर हुई है ना समीना? हाँ, बेहतर हुई है काफी। अच्छा, मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। लफ्जों का चुनाव आप अच्छा रखे, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाता है। आप भी पाकिस्तान अगर आए हो, बकौल आपकी क्या पाकिस्तान में हो, तो आपको भी पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ये प्रोग्राम। पाकिस्तान में मेरे पिंडी में मेरा ख्याल है मैं और वो क्या नाम है उनका, वो जाफरी साहब के अलावा कोई नहीं देख रहा, मेरा ख्याल है। ये आपकी सोच है मेरे भाई, आपकी सोच है। सोच पे पाबंदी नवाज शरीफ ने नहीं की। अच्छा कह रही है, हम टू द पॉइंट बात करें। अच्छा, आप पिंडी से वापस चलेंगे या नहीं चले? खाना तो खाए हमसे ना।
नहीं मेरे भाई, मैं कराची वापस आ गया हूँ। यार ये तो ज्यादती की ना, आप डरे हुए थे शायद हम आपको अपारा के हवाले ना आप करते। तस्दिया दे, मेरा मत पूछे, तस्दिया दे मेरे भाई, आप तस्दिया। नहीं, अपारा वालों से डर के भाग के कराची पिंडी से। अरे छोड़े, तजिया देने टाइम का ये क्या कि आप लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है फोन में बात हो रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, आप क्या कहेंगे? मैं चले, आपके पास कोई तजिया नहीं है, मैं मंसूर भाई से की तरफ जा रही हूँ। जी मंसूर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत है जी ठीक ठाक। जी जो है आपका वो अच्छा है, वो जो आपने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। जी इसमें आपने जो क्वेश्चन करा है कि उनको लाने की तैयारियां की जा रही है, जी है ना? जी जी जी। मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि आप किसी को ना लाएं और ना किसी को रवाना करें, मगर अब उनको तो देखे रवाना कर दिया गया ना, तो अब लाने की तैयारियां हो रही हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है इसके अंदर? मेरा आर्गुमेंट हमेशा से ये रहा है कि आपका काम ही नहीं है किसी को भेजना और किसी को लाना। जी, ये अवाम का काम है। तो ये बड़ा पॉलिटिकल आंसर है, जो पॉलिटिकल उसके तालिब इल्म है वो समझ गया हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको लाने की जरूरत नहीं है। आप जो है उनकी तहरीर और तकरीर पे पाबंदी हटा दें और उनको सियासी में मौका दें कि भाई यहाँ इलेक्शन लड़े, जैसे सारी पार्टियां लड़ रही हैं। अब बकौल लोगों के कि वो मुस्तरद हो गए, ठीक है, तो अवाम उनको वोट नहीं देगी, वो मुस्तरद हो जाएंगे। देखिए, कभी भी याद रखें, किसी को भी आपने अगर सियासत से बाहर करना है, उसका सबसे आसान और इंतहाई पुरअसर तरीका ये होता है कि आप उनको पॉलिटिकली डिफीट दें। अगर आप पॉलिटिकली डिफीट नहीं देंगे, आपने देखे भुट्टो को फांसी दे के जबर करा आपने, क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नेवर। आपने नवाज शरीफ को 3 दफा उतारा, आपने 3 दफा घर भेजा, जी 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 जी, काम ही नहीं करने दिया आपने, उसको स्टेबल नहीं होने दिया। क्या नून लीग खत्म हो गई? आपने काफ लीग बना ली नून लीग को तोड़ के, क्या नून लीग खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी पैट्रियाट आपने बना ली, क्या खत्म हो गई? आपने पाकिस्तान जमीन पार्टी बना दी, क्या वो अल्ताफ हुसैन खत्म हो गया? नहीं। और मजीद मसाइल बढ़े इस मुल्क में। आप पार्टीज को स्टेबल होने दें और सियासी तौर पे उनका मुकाबला करें और सियासी तौर पर उनको बाहर करें। आप अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहेंगे, पाकिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में अचकजई भी गवर्नमेंट अपना वो सियासत कर सकते हैं, फजलुर रहमान भी कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, तो एमक्यूएम भी एक तीसरी बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान की और उसको पूरा हक है, वो पाकिस्तानी है। आप उनको पॉलिटिक्स करने दें, आप उनका पॉलिटिकल मुकाबला करके उनको सियासत से बाहर करते हैं, खत्म हो गई बात। मेरा तो ये भाई सलाम वालेकुम, सैयद भाई सलाम वालेकुम। आप मुझे पता नहीं क्या बात है, आप कोई बात ऐसी कर देते हैं कि मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ता है। आपके नजर में मैं कह रहा हूँ पूरी पीडीएफ खत्म हो गई है। देखिए, एक तो बात ये हो गई, आपने बात शुरू करी कि आप हालात ऐसे क्यों पैदा करते हैं कि भेजा जाए और लाया जाए। मेरे भाई, ऐसा अगर आप अल्ताफ हुसैन के, मैं वो आपको ये नहीं कह रहा हूँ आपका एमक्यूएम से ताल्लुक है नहीं है, अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन उस वक्त को दुआ दे जब अब्दुल्ला शाह नशे के अंदर इनको खबर दी थी कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। ये तो उसको दुआएं दें, ये तो शराब को पूछना चाहिए अल्ताफ हुसैन को। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा सईद भाई, एक सेकंड के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरी बहन मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। ये अब्दुल्ला शाह को जो उस वक्त वजीर आला था, उसको दुआएं दें। ये आपको भी पता है कि ये उसकी अगर वो खबर नहीं देता तो अल्ताफ हुसैन आज ये 7-8 फुट जमीन के नीचे दबा होता, अल्ताफ हुसैन का नामो निशान मिट चुका होता। मगर वो अब्दुल्ला शाह ने तो बड़ी करके खबर दी है कि जाओ पाकिस्तान छोड़ दो, निकल सकते हो। मैं आपको इंटरप्ट करूँ? बोलिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी को ये हक हासिल नहीं है, किसी को, ये उन्होंने शुरू में कहा था जी, कोई किसी को घर भेजे और घर के लेकर आए। जी, ये पाकिस्तानी अवाम का। तो मेरे भाई, किसने भेजा अल्ताफ हुसैन को लंदन? अल्ताफ हुसैन अपनी ख्वाहिश से लंदन भागे मेरे भाई, जैसे नवाज शरीफ भागे। जैसे नवाज शरीफ अपनी ख्वाहिश से गए कि मुझे प्लेटें लगवानी है, इसी तरह अल्ताफ हुसैन कहे कि मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जाने दो। आप बात को समझे नहीं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं एक बड़े सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर वो जबर और हालात की वजह से मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर। पाकिस्तान में वो माहौल नहीं बना, चाहे वो मुर्तजा भुट्टो, चाहे वो बलोच रहनुमाज हो,
चाहे वो पश्तून रहनुमा हो, चाहे वो सिंध के रहनुमा हो, ये कोई नई बात नहीं। चाहे वो अरशद शरीफ भी हो, आप बोले चाहे वो अरशद हमारी शरीफ जैसा शहीद भी हो, चाहे एक सेकंड मेरे साथ पाकिस्तान से कोई कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, खबर नईफ नुमाइंदा आवाज न्यूज पीरमाल से बात कर रहा हूँ मैडम जी। जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुना? बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहेंगे आप शो में? ये जो यहाँ बहसो तकरार शुरू है, ये अल्ताफ हुसैन को लाने में या उनको भेजा क्यों गया है, वो लाए क्यों जाएंगे, ये सारा कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा जी। कि ये देखना, जो भी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाता है, देखें वो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में थे, उनको बाहर भेजा गया, उन्हें चाहिए था कि वो अपनी जुबान बंद रखते जी। उन्होंने बाहर जाके बगावत की है। जो बगावत करता है, ये तो नहीं ना आज कोई जाके बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बोले, हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाए, और कल हम उसको कहें कि आ जाए आप यहाँ आके सियासत में हिस्सा लें और दोबारा आप MP या MLA चुने जाए, दोबारा आप सियासत में आए, दोबारा अवानों में जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अवाम को हकाइक का इतना ज्यादा पता नहीं होता। इसलिए अगर वो आते, उनको जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान ना अल्ताफ हुसैन का है, पाकिस्तान जो है वो जो भी पूरे मुसलमान है, जो भी अकलीतें हैं, वो सब का है। पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान पूरी दुनिया का है जी। अब यहाँ पे मैं ज़रा इंटरप्ट करूँ, इसलिए इसके बारे में जो गलत बोले, जो बगावत करे, उसको भी कहा जाए आप आए, दोबारा आप आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसको सलाह मिले बस। जी जरा से इंटरप्ट करूँ मेरी बात। अच्छा देखिए, वो एक मैं चूंकि कराची से हूँ और मैंने वो बहुत करीब से सियासत देखी है। वैसे आप मुझसे हर पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, मेरी स्टडी है, चाहे वो बलूचिस्तान की छोटी पार्टियां हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की। एक आदमी मिडिल क्लास से उठा, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा, ना मैं अल्ताफ हुसैन के बारे में कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो भी बोले, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो पीपल पार्टी से हो, चाहे वो PTI से हो, हमारे लिए फर्स्ट जो है वो पाकिस्तान है। बताया कि लोगों की खिदमत बगैर पैसों के, आपको इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको वडेरा होना, जागीरदार होना, सनतकार होना। एक आम आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको सियासत में हिस्सा लेने का भरपूर हक हासिल है, और उसने लोगों को असेंबली में पहुंचाया। अब जब उसने लोगों को असेंबली में पहुंचा दिया, तो अब आप ये देखें, ये मैं सबसे जो कह रहा हूँ, आज जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप ये बताइए उसके खिलाफ, इनकम के खिलाफ 1992 का ऑपरेशन क्यों करा गया? किसी को भी पता है? या किसी में इतनी जरूरत है कि वो बात आके इस वक्त कर सके मीडिया पे, आपकी टीवी चैनल पे? क्यों करा ऑपरेशन? आपने ये नाजायज ऑपरेशन करा। आपने कहा उसको कि वो जिनापुर बना रहा है, और फिर ब्रिगेडियर आके टीवी पे कहते हैं कि हमने झूठ बोला था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इस चक्कर में आपने 15-20 हजार लोग मार दिए झूठ बोल के। सर मेरी बात इसका इल्जाम किसको देंगे? जो कराची में होता रहा, जो कराची में होता रहा, क्या होता रहा, जो मारगिला की पहाड़ी पे कराची के लड़कों को ले जाके मार के दफना दिया, जिनापुर बना रहे थे, और फिर आप आके टीवी पे कहते हैं कि जो जिनापुर का जो है वो गलत बात थी, हम ऐसी कोई बात नहीं निकली। ये आपके ब्रिगेडियर टीवी पे आके इम्तियाज साहब कहते हैं। बात ये है कि हमें स्टडी करनी चाहिए हर पार्टी के बारे में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज लीग हो, चाहे वो भुक्ति की पार्टी हो। हम चूंकि पाकिस्तानी है, हमें स्टडी करनी चाहिए। देखिए सर हमारी बात सुनिए सर, 5 सेकंड दे दो, हमारी बात सुनो, हो जाऊंगा, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ये जो 1992 जी 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 ये इसको कहा गया था, ये 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ ऑपरेशन है। सिंध में जो डाकू है इनके खिलाफ ऑपरेशन है, और इसका रुख कराची की तरफ मोड़ा गया और कहा कि MKM जिनापुर बना रही है। ठीक है, तो ये इंतहाई गलत ऑपरेशन था, जिसकी वजह से सारा मैसअप हुआ है। तो बात ये है कि जिन्होंने गलतियां करी, आप उनसे नहीं पूछते हो। आप में इतनी जरूरत है, पूछो फौज से कि आपने 92 का ऑपरेशन क्यों करा था गलत, 15-20 हजार लोगों को कराची के क्यों मारा गलत ऑपरेशन में? किसमें जरूरत है पूछने है? आपने सर हमारी बात सुनेंगे आप? सर अब आप हमारी बात सुनेंगे? मैं सर आंखों पे सुन रहा हूँ मैं।
सर ये अपनी देखें बात, मैं सुन रहा कि हूँ। जो वो 10 साल में कराची का हाल हुआ वो किसने किया? अगर वहाँ नहीं रेंजर आ नहीं 10 जाती, साल देखें, ऑपरेशन ना होता, बात तो जहाँ से गरीब शुरू आवाम होगी को वहां पूछने पे वाला शुरू, कौन था? वहां पे जो जवाब दे आप कारोबार मुझे। बंद हुए उनका पूछने वाला कौन 92 था? में, जी आप कह रहे हैं कि 92 में उन्होंने ऑपरेशन नहीं, कर दिया, ऐसा नहीं भाई होता फोन कि जो आप भी ऑपरेशन छोड़ो, करती है उसमें अच्छा मैं कुछ ना जवाब कुछ दे रहा हूँ सैयद हकाइक भाई, होते हैं। मुझसे आप ऐसा बोलो नहीं भाई, होता नहीं, आप कि आप वो मुझे इकोनॉमी भाई सब से कुछ जवाब तबाह कर दीजिए। देते, मेरे से उसमें जवाब कोई ना सुन कोई लेना मेरे भाई, चीज नहीं नहीं, वो होती है, भाई साहब जो जवाब होती दे है रहे वो हैं, पाकिस्तान की आप सालमियत जवाब दे चाहती है। दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो कराची में नहीं नहीं, मैं रहते, आपको जवाब दे रहा हूँ ना मेरे भाई, आप जवाब लेने ही नहीं जा रहे मेरे से, आप तो आप बात नहीं सुनना चाह वो रहे। एक बार हमारे भाई हैं, उन्होंने मौजूद छोड़ा, तो मैं चाहता हूँ वो जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर है। सर आप जवाब ले ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे। एक सेकंड होल्ड करें। फैसल भाई बहुत देर से आ रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं जी। जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आया है, ठीक है, उसको फौज लेकर आइए, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, जो भी हो, सबको ये फौज लेकर आइए। तो फौज जो है वो ए पॉलिटिकल ना पहले थी और ना अब है और ना आइंदा जिंदगी में होगी, ना फ्यूचर में होगी, ठीक है। तो जो उसका जो माजी था वही हाल है, वही मुस्तकबिल है फौज का। फौज की इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगी हर चीज के अंदर, ठीक है। झूठ और मुनाफाकत की बात करते हैं पॉलिटिकल होने की, ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत करते हैं, मुनाफाकत करते हैं। अब जहां तक बात अल्ताफ हुसैन की है, मैं आपको बताता हूँ कि मोहसिन दावड़, ठीक है, मंजूर पश्तीन, ठीक है, अली वजीर, अल्ताफ हुसैन, आप देखिए बलोच रहनुमा जितने भी बलोचिस्तान के सारे जो है इन पे पाबंदी लगाई गई है। भाई क्यों लगाई गई है पाबंदी? मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से, लेकिन मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल लीडर है वो अल्ताफ हुसैन है। उससे बड़ा पॉलिटिकल लीडर कोई भी नहीं है। इसलिए कि जिस ग्रास रूट से वो बंदे को उठाया उसने, और जिस ग्रास रूट से वो खुद भी उठा, वो एज ए फार्मासिस्ट है, कोई आम बंदा नहीं है। वो एक पढ़े लिखे एक फैमिली का बंदा है और बिल्कुल मीडियोकर बंदा है वो, ठीक है। तो बल्कि लोअर मिडिल क्लास बंदा है वो, तो उसकी सियासत का लोगों को नहीं पता। आप देखिए अल्ताफ हुसैन वाहिद बंदा है जो बलूचिस्तान के बलोचों के लिए बात करता है, जो पश्तूनों के लिए बात करता है, ठीक है। जो जितने भी जो लोग हैं, जो बेचारे मजदूर लोग हैं, ठीक, कमजोर लोग हैं, चाहे वो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो सिंध के लोग हैं, सबकी बात करता है। तो अल्ताफ हुसैन वही लोगों में शामिल है जिस तरीके से चीफ सैयद था, ये बड़े बड़े लीडर हैं, गफ्फार खान था, ये बड़े लीडर हैं। ये बाकी जितने भी लीडर हैं, ये जो अभी आए हैं, ये पूंजी इनके सामने है, कुछ भी नहीं है ये। तो करेंगे अल्ताफ हुसैन ने जो है ना बेड़ा कर किया। अल्ताफ हुसैन एक सेकंड जी क्या है, और अल्ताफ हुसैन को लाना पड़ेगा इनको। अल्ताफ हुसैन खुद ही आना चाहिए और ना आना चाहिए। बड़ी थी लियाकत भाई जो है बात कर रहे हैं, लियाकत भाई की बात को सही करता हूं। लियाकत भाई आपने जो बात करी है, लियाकत भाई सर आप बोले देखिए, लियाकत भाई ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली है। लियाकत भाई ने सही कहा कि इनको आना नहीं चाहिए, ये वैसे ही जो है अपनी लीडरशिप जो है आप ये ट्रांसफर कर देंगे लोगों में, इनका आना जरूरी नहीं है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में जो आया बिल्कुल सही कहा लियाकत भाई ने, क्यों मारा गया है। तो भाई ये बिल्कुल सही कहा कि अल्ताफ भाई जो अभी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो नहीं आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर वो आते तो इनको हैंग कर दिया जाता है, इसलिए पाकिस्तान में हर किसी को कत्ल कर दिया जाता है। बेनजीर जैसी लीडर को मार दिया गया, जबकि मुशर्रफ ने उसको कहा था, अश्योर दी थी कि अश्योरेंस दी थी कि तुम आओगे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसको मार दिया। भाई बात यह है कि आप अल्ताफ हुसैन को नहीं लाओ, अल्ताफ हुसैन नहीं आएगा और ना आना चाहिए। बेनजीर को किसने मारा, ये तो आपको भी पता है कि किसने मरवाया बेनजीर को, वो सबको पता है, हमें भी पता है। अल्ताफ हुसैन को सिर्फ जी सर बोले, जी लियाकत भाई, जी सर। उसने बहुत अच्छे काम किए जब शुरू हुआ। ईमानदारी की बात है, पाकिस्तान को कोई भी ऐसा सूबा नहीं था जिसके पीछे इनके लोग नहीं थे जो महाजिर थे। इन्होंने महाजिरों को अपना बनाया ही नहीं, इन्होंने तो महाजिरों के गले काटे हैं। हाँ, महाजिर माए 20-20 साल रो रो के ना अंधी होके मर गई है इनके दुख से, जो इन्होंने उनके बच्चे मारे हैं। ये 300 आदमी तो फैक्ट्रियों में इन्होंने ताले लगा के जला दिए हुए हैं। वो महाजिर थे सारे के सारे, महाजिर माओ के बेटे थे। महाजिरों से तो इन्होंने जुल्म किए, बनाए जी हाँ, उन्होंने वो मिडिल क्लास लोगों को वजीर बनाया। आप उनको जो वजीर बने हैं ना, उनकी जाके प्रॉपर्टियां देखिए आज 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। वो जो कोई बहरा था, कोई जो वहां किसी काम पक्का करता था, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक था, कोई कुछ था।
आज जाके उनकी प्रॉपर्टियां देखें जरा, जो इन्होंने दुनिया को, जो इन्होंने कराची को, महाजरों को लूटा है, इन्होंने तो अपनी कौम को लूटा है, अपनी कौम के दुश्मन है ये। मैं तो पाकिस्तान का कहता ही नहीं, इन्होंने तो महाजरों के जी या किसी और के कार्ड से ना, पंजाबियों के या पठानों के या सिंधियों के और किसी का मानते हैं जैसे दूसरे सियासतदानों ने काटे, इन्होंने तो अपनी कौम को मार दिया पकड़ के, 3-4 उनकी जनरेशन ही खत्म कर दी। तो फिर वो क्या कहते हैं, हम तो महाजर हैं। तो आगे बात करो तो वो कहते हैं ये पर्सनली हो जाते हैं। आप बात चलाते हैं तो लोग आप के साथ आके पर्सनली होते हैं। जिन लोगों का दिमाग खराब नहीं कि आपके गले पड़े हैं आके, आप हमेशा ये आके बात करते हैं, गले पड़ गया। बाकी फैसल इज डियर फ्रेंड, वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम विद द। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही, ब्रेक के बाद आपके साथ ही। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर से लिए हैं क्या। 2 कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से जो कॉलर है उनका तस्वीर लें जी, बोले। मैडम जी, अब आप पूछ रही थी कि इनके पाकिस्तान के हालात आइंदा क्या होने वाले हैं जी। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ये मार्शल लॉ नहीं लगेगा। यानी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ये सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह आ जाएगा, या फिर ये जो असेंबलियां तोड़ने की, तहलील करने की बात हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी? इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, क्या इलेक्शन होंगे या अभी होने वाले या नहीं होने वाले, इन सब पे बात करें जी, बोले। एक सेकंड इनका ले जी। असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दिलवाएंगे, और इसके अलावा भी ये मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा, और इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। जब वो निगरान हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान यानी कि खत्म हो जाए, तो इनके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे, फिर वो दिवालिया हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत बहुत जल्दी टूट जाएगी। ये जो अभी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये दिसंबर के एंड में, 1 जनवरी के वीक में खत्म हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब यही सुनने में 6 माह से आ रहा है ऐसा, यानी कि 2 माह है, वो नवंबर में जाएंगे, वो दिसंबर में जाएंगे। ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला। कम से कम पाकिस्तान इस हालत में है ही नहीं कि मेरे हिसाब से तो अभी 1 साल तक इलेक्शन करवाया जाए। बहुत जल्दी भी इलेक्शन होते हैं, तो 6 माह ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही जी। अब बोले आपसे सर। जी देखिए, मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो सलाद की सूरत हाल अभी तक मौजूद है, तो इलेक्शन तो भूल जाए आप। और आपने आज एक टेक्निकल चीज देखी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अप्रैल में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। तो जब यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे सूबाई और गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, ये तो इलेक्शन नहीं होने, ये बात लिख रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी तरफ मौजू की तरफ हम आते हैं। देखिए, कॉलर्स के लिए मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आप इस बात पे हमेशा गौर करिए कि माजी में पाकिस्तान में क्या होता रहा है जी। माजी में पाकिस्तान में ये होता रहा है कि जो भी लीडर पॉपुलर हो जाता है या जो भी लीडर एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानता, उसको रवाना कर दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन से आपके 100 इख्तलाफात हो, लेकिन उसका आंसर जो है वो हकीकत ये है कि वो उस वक्त भी पॉपुलर था और उसने करके दिखाया प्रैक्टिकल, और अभी भी पॉपुलर है। अल्ताफ हुसैन को एक साइड पे हटा दें। नवाज शरीफ ने क्या कसूर करा था, इसको 3 दफा आपने हटाया। बेनजीर ने क्या कसूर करा था कि आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अभी इमरान खान के साथ क्या हुआ जी। तो पाकिस्तान में जो लीडर पॉपुलर हो जाता है, जिसकी आवाम पे नफ्स होती है, और हर किसी का अपना अपना दौर होता है, उस जमाने वो पूरे पाकिस्तान में, ये बात आपने सही कही, हर एक का कहीं भी ना कभी दौर होता है अपना, एक उरूज का दौर। देखिए भुट्टो का आवाम में एक वो था, एक मर्तबा था जी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद आपने देखा, आप मुख्तलिफ पार्टियां आजमाई आपने, और वो जियाउल कुछ भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ के साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम थी, खास तौर पर पंजाब की आवाम खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही पॉपुलर लीडर था जी। आपने उसको उठा के बाहर फेंका, आपने उसको गंदा करा।
फिर वो दोबारा आया क्योंकि अवाम में उसकी जड़ें थी, फिर दोबारा आया, फिर आपने उसको दोबारा हटाया, फिर तीसरी दफा आया, फिर आपने उसको हटाया, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हो गया था, आपकी बात नहीं सुनता था वो, और आपको ये बात पसंद नहीं आती थी। इसी तरह आपने बेनजीर भुट्टो को उठा के फेंका, इसी तरह आपने अल्ताफ हुसैन को, और इसी तरह अब रिसेंटली आपने इमरान खान को उठा के बाहर फेंक दिया। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर लीडर था, पॉपुलर लीडर है, वजीर आजम था, लोग उसकी बात सुनते थे, समझते थे, आपने उसके साथ क्या करा? तो ये नहीं देखा कि जब अगर आपके साथ है हो रहा है तो वो गलत है। गलत हर वो चीज है जो दूसरों के साथ भी। सही भाई, सवाल क्या है आपका? सवाल तो बताएं। आपने कहा मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, हम तो जवाब देने के लिए बेताब बैठे हुए। सवाल तो बताइए आप अपना। नहीं, मैं सवाल यही बताया ना आपको कि होता ये है, पाकिस्तान में जो पॉपुलर होता है, जो अवाम के दरमियान होता है, वो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं होता। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो अवाम के दरमियान फेम हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं होता, वो हमेशा इसको हटा देती है किसी न किसी वजह से तलाश करके। आपने अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया। इमरान खान को, मैं इमरान खान से शुरू कर रहा हूँ, इमरान खान को कौन लेकर आया? एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई, सही है। तो उन्होंने बताया ना कि इमरान खान के साथ भी बहुत बुरा किया, पॉपुलर था तो हटा दिया जब अवाम में पॉपुलर हुआ। तो मेरी बहन, मेरी बात तो सुन ले। ये तो पाकिस्तान की सियासत हो गई। अब आप पूरी दुनिया की सियासत पे आ जाइए। यासिर अरफात कितना वैसा लीडर था, जब मतलब निकल गया मार दिया। सद्दाम हुसैन का नाम ले लीजिए, तीसरे का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा प्रोग्राम के अंदर, उसका नाम ले लीजिए। ये लोग जब तक अच्छे थे, साथ साथ चल रहे थे, अच्छे थे, जब बुरे हुए तो बहुत ही बुरे हो गए। तो मेरे भाई ये तो दुनिया का उसूल है। जब से दुनिया, मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, इनको बुरा बनाया जाता है, इनका मीडिया ट्रायल किया जाता है, इनका नहीं मेरे भाई, जो लेकर आता है ना उसके पास इतनी ताकत होती है, जो लेकर आता है सैयद भाई, सिक्योरिटी रिस्क, जो आदमी लेकर आता है उसके पास इतनी ताकत होती है कि एक मिनट में उसको जमीन की गिरा। मगर सिर्फ दो लीडर दुनिया में, दो लीडर ऐसे आए हैं दुनिया में, सिर्फ दो लीडर ऐसे आए हैं, आयतुल्लाह खुमैनी और दूसरा नेल्सन मंडेला, जो कयामत तक जिनका नाम रहेगा कि हाँ जी इन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया। अरे भाई, हमारे वाले भी अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, इनको करने तो दो। आप इनको गंदा कर दो। भाई मेरे, ये तो पैदावारी एस्टेब्लिशमेंट की है ना, जिनको आप काम दे रहे हैं, सारी पैदावारी एस्टेब्लिशमेंट की है ना मेरे भाई, तो काम कैसे करने देंगे? वो एस्टेब्लिशमेंट तो अपना हाथ ऊपर हमेशा रखेगी, नहीं रखेगी? नहीं रखना चाहिए ना, यही तो बात। सवाल यही तो पैदा है, जब तो ये कह रहे हैं सैयद साहब कि क्यों आखिर कब रुकेगा ये सब सिलसिला? इसको रुकना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। उनका कहने का मकसद ये है। एक कॉलर कभी भी क्या, जनरल मुनीर, आसिम मुनीर साहब जो है, उन्होंने वो मैसेज भिजवाया शहबाज शरीफ को और जरदारी को जी। वो होते कौन है मैसेज भिजवाने के लिए? मुझे ये बताया, हु इज ही? यार वो मैसेज क्यों भिजवा रहे हैं भाई? आप अवाम में लोगों के दिमाग में क्या डालना चाह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर जो है वो सब सुपीरियर है इन सब से, और वो मैसेज हकीकत है। उनको वज़ीर आज़म एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। देखिए अल्ताफ भाई का जो मसला है ना, वो ये सैयद साहब जो कह रहे हैं ना, सैयद साहब से एक मैं इख्तिलाफ करना चाह रहा हूँ। देखिए अल्ताफ हुसैन थे, वो सूबाई सिर्फ आपके लीडर थे। आज उन्होंने कोशिश की है, ये जो अभी फैसल साहब आए थे ना, कि वो सबका लीडर है। आज अल्ताफ भाई ने जब वो रेंज रोवर से उतर के बड़ी मुश्किल से खड़े हुए थे, आज उन्होंने कोशिश की पूरे पाकिस्तान का लीडर बनने की, कि मैं बलोचों का लीडर हूँ, मैं फलाने का लीडर हूँ, मैं गरीब का और महार के, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन ये पैराशूटर और सूबाई लेवल के लीडर थे, और ये इसलिए नहीं आएंगे कि इन पर लोग भी बहुत मतलब आप ये देखें, बल्दिया का भत्तेबाजी और इन पर इस तरह की जो एलिगेशन है ना, उससे अल्ताफ भाई कैसे जान जाओ। और मैं मजे की आपको एक बात बताऊं, सदर पाकिस्तान कोई भी हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद भी आए ना कि सर चले आप पाकिस्तान, अल्ताफ भाई तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि अल्ताफ भाई को पता है कि मेरी जो है ना जड़ें इतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो कभी रिस्क ही नहीं ले सकते पाकिस्तान आने का। ये तो भूल ही जाए ना वो पाकिस्तान आएंगे। जो मजे उनको यहाँ बैठ के देखें, जो यहाँ बैठकर उनको मजे आए हुए थे, वो पाकिस्तान में आके तो बहुत काम करना पड़ेगा, मार भी खानी पड़ सकती है, अरेस्ट भी होना पड़ सकता है, और गर्मी सर्दी, वहाँ लंदन में बैठे हुए थे, आगे फोन लगाए, बंदे इकट्ठे हो गए, पैसे भी आ रहे हैं। आज देखें जायदाद, इससे पहले लोगों को पता था कितनी जायदादें इनके नाम पर, और ये कितनी मौजें कर रहे हैं वहां पर।
तो ये देखिए, ये इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा जी। इन्होंने, और ये जदादें कहाँ से बनी है? हालांकि आज अल्ताफ भाई कह रहे थे कि ये तो मतलब बड़ी मतलब बेयारो मददगार नहीं होता, बच्चे इनको निकालेंगे और वो कुरान की तो पता नहीं क्या क्या, कुरान से मतलब है, वो बात तो वो टेक्निकली ठीक कर रहे थे कि लोग कुरान पर झूठे हलफ देते हैं। टेक्निकली अल्ताफ ठीक बात कर रहा था कि हमने कुरान की बहुत बेहरमती की है हर जगह जी। लेकिन देखें, अल्ताफ भाई ने जो माल बनाया ना, मुकाफाते अमल भी तो आएगा ना, कहाँ से माल बना? लोगों की, गरीबों मस्किनों का कराची में जो इन्होंने हशर किया था, कराची का जो इन्होंने एनवायरनमेंट डेवलप किया। देखिए, एक जमाने में होता था कभी इक्का दुक्का लड़ाई होती थी, कुछ मतलब है पठान से पंजाबी लड़ गए या पठान महाजर लड़ गए, वो हर वक्त थोड़ी रहता था। इन्होंने तो जितना अरसा राज किया हर वक्त ये माहौल रहता था और महाजर ही को लूट रहा होता था। वो उसकी तो कोई तमीज ही खत्म हो गई थी ना, कौन किसको लूट रहा है। कराची में तो आपकी देखे ना, आपका सिग्नल बंद होता था, उस पर फोन छीने जाने की जो है वो तकरीब हुआ करती थी। जी 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 जी। तो देखिए, ये इस चीज को समझेंगे तो आप भाई कभी भी नहीं आएंगे, और आप दुआ करेंगे उस तरह का दौर कराची में कभी ना आए। देखिए, कराची पाकिस्तान की, एक सेकंड, कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मेरे भाई ने बहुत अच्छी, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है जो आप कह रहे हैं? मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। कराची पे तवज्जो दी थी ना। भाई जो कॉलर है ना, हाँ। इन्होंने एक बात बहुत सही कही कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। आई एग्री विथ हिम कि वो शायद ना आए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सैयद भाई, मैं आपसे बढ़ के बात कर रहा हूँ। एक कॉलर भाई ने तो एक बात कही। देखिए सैयद भाई, एक मिनट, ये ना आने की वजह ना, ये लावारिस आदमी है ना, इसको पहले इस पे जितना तशद्दुद हुआ, ये उस तशद्दुद के डर से नहीं आता। देखिए, नवाज शरीफ है ना, उस जी बोले, ये जो है पाकिस्तान में, देखें आप क्योंकि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि यू आर अ वेरी वाइज पॉलिटिकल पर्सन, दैट्स व्हाई। सुना साहब जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं साजिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। नहीं, मगर मेरी बात आपने सुनी नहीं है। सैयद भाई एक सेकंड, आपका शुक्रिया था कि आप इंटरप्ट कर रहे हो। सैयद भाई को मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, कसम से मैं आपको यार, क्या नाम है आपका? साजिद भाई मेहरबानी करें ना, थोड़ी देर बोलने दें सैयद साहब, प्लीज। निकलना जाए उनके जहन से बात निकल जाएगी, सुन ले, इतना आर्गुमेंट ना करें, उस 2 मिनट की बात करें जी। मैं सिर्फ आधे सेकंड की बात कर रहा हूँ। मैं अपने भाई को कसम से सलूट पेश करता हूँ, कसमिया कह रहा हूँ। ये इन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने बिल्कुल सही बात करी कि पाकिस्तान में कुरान शरीफ की बेइज्जती करी गई। आप ये अंदाजा लगाइए कि यही हिसाबदार ने कुरान उठा के कसम खाई थी। यार आप निकल आओ इस आलमियत से, दफा करो यार, आप किस टक्कर में पड़ गए? मैं आपको सलूट पेश कर रहा हूँ प्रोपोगेंडे से। अरे पॉलिटिकल बात करो यार, आके छोड़ो ऐसे ही पॉलिटिकल बात नहीं, उसके बाद उसमें एक फैक्टर आप बिल्कुल को ध्यान में रखें कि नवाज शरीफ उस वक्त इतने बड़े लीडर नहीं बने थे जिस वक्त अल्ताफ हुसैन ने उनका हाथ पकड़ा और लियाकताबाद में उनका जलसा करवाया। तकरीबन कोई 15 से 20 लाख लोग थे। दैट वाज द डे व्हेन नवाज शरीफ बिकम अ पॉलिटिकल लीडर एंड लीडर ऑफ पाकिस्तान। और उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने में एमक्यूएम की बहुत बड़ी हिमायत थी। ये बात आप पाकिस्तान की सियासत में कहीं किताब में, कहीं मैगजीन में, कहीं बुक में पढ़े, वो चीज जी 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 जी। और वो जो एक कराची में एक बड़ा फैक्टर था, देखिए इसमें 2 बातें करूंगा। एक, कराची में जो बदअमनी केस था उसका स्टडी करें आप उसको, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों को लथाड़ा था कि ये सब लोग कराची की बदअमनी में शामिल है। उसमें एएनपी भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी थी, एमक्यूएम भी थी और पार्टियां भी थी। मीडिया ने सिर्फ एक पार्टी को हाईलाइट करा, बाकी पार्टियों को छोड़ दिया, उनका कोई नाम भी नहीं लेता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसमें तकरीबन 370 या 374 मुझे आज भी याद है लोगों के नाम थे, जिसमें से 57 एमक्यूएम के नाम थे, ये 77 जी, बाकी लोग दूसरे थे। तो अब आप 370 या 360 की लिस्ट में 77 एमक्यूएम के लोग थे, तो बाकी दूसरे लोगों की बात क्यों नहीं करते कोई? तीसरी बात, कराची में उस वक्त और पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम तालिबान, दाइश, जिहादी तंजीमें, ये उजैर बलोच, ये सारे लोग एक्टिव थे कराची में। ये दाऊद इब्राहिम, ये सारे लोग कराची में एक्टिव थे। ये मुल्ला मंसूर कराची से पकड़ा गया जिसकी जायदादें कराची में निकली, ठीक है। शामजई साहब का कत्ल कराची में हुआ, हकीम सईद को कराची में मारा गया,
जी ये सारे फैक्टर कराची में करके और लोगों को बदनाम करा गया ताकि वो जो सियासत थी वो पूरे पाकिस्तान में ना जाए। ठीक है, ये एक आप जो भी पाकिस्तान की सियासत को समझता है, न्यूट्रल होके आप देखें उस अखबार को, पूरे पीरियड को, कि वहां पर हुआ क्या, किसने क्या गेम खेला और उसको उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जो मईशत की तबाही का हाल ये हुआ है वो उसकी वजह यही है। आप पूरे पाकिस्तान की सियासत को, उस अखबार को स्टडी करें। ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ खत्म हुआ तो सियासी पार्टियां जो है वो तरसी हुई थी, उनको तो वो मार्शल लॉ 11 साल का मार्शल लॉ भुगतने में 20 साल लग गए भाई। और जब 20 साल में नवाज शरीफ का हशर उन्होंने करा, बेनजीर का हशर उन्होंने करा और उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए फिर अगेन 10 ईयर्स के लिए। आप देखें पाकिस्तान को नुकसान किसने पहुंचाया, ये सोचने की कभी कोशिश करें। आप स्टडी तो करें, हम आगे सब बात करते हैं। भाई नवाज शरीफ का क्या कसूर था, मुझे बताएं कि कोई भी जवाब दे दिया कि इसको क्यों निकाला 3 दफा, उसने क्या रॉन्ग करा था, मुझे बता दें। पंजाब तरक्की कर रहा था, मुल्क में स्टेबिलिटी थी, तमाम पार्टियों ने जमहूरियत को, डेमोक्रेटिक वो जो साइन करा था अकॉर्ड और उस पर चल रही थी। पाकिस्तान एक सियासी तौर पे मुस्तहकम हो रहा था, एक सही जानी चल रहा था, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपके दुनिया भर में ताल्लुक सही हो रहे थे, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया यार। मतलब ऐसा पाकिस्तान के साथ। थैंक यू सो मच। और लोगों को कॉल ले लिया। जी जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना जी। देखिए ये जो बात हो रही है कि अल्ताफ हुसैन चाहे आए या नहीं आए, जी, असल सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन ने जिन सेंटिमेंट के ऊपर सियासत की थी, जो इनिशियल इश्यूज थे कि आपके पास सिंध में जो है वो कोटा सिस्टम है, शहरी कोटा सिस्टम है, ठीक है, पहला उनका ये यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्या वो प्रॉब्लम्स हम अभी तक सॉल्व कर सके हैं या नहीं? फॉरगेट अबाउट इट कि किसने गलती की किसने गलती नहीं की। तो जो भी इश्यूज उन्होंने उठाए थे महाजरों के लिए उस वक्त, अब तो कहते हैं कि वो मुत्तहदा हैं, वो इश्यूज अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। सैकड़ों गवर्नमेंट आई हैं और सैकड़ों गवर्नमेंट गई हैं और महाजिर सारे के सारे हुकूमत में रहे हैं, जी, ठीक है, मगर वो जी 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 वो इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। नाउ पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है कि हम इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम अपने बेसिक इश्यूज रिजॉल्व करें। एक इशू है आपका बलूचिस्तान का, मैं देखता हूँ एक गवर्नमेंट आती है, वहां आके वो अदालत में पूछता है कि भाई ये जो इनके लोग मारे गए हैं, जो गायब हो गए हैं, उनकी बॉडीज किधर हैं? आज तक एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसका जवाब नहीं दे सकी है, इसलिए कि बॉडी को गायब करने वाले जो हैं वो हम सबको पता है कि वो कौन है। वो मुल्क में गद्दारी के नाम पे और ना गद्दारी हुब्बुल वतनी के नाम पे वो बॉडी गायब करते हैं। तो पाकिस्तान, और मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का इलाज ये है कि अवाम अगर काले चोर को भी वोट दें, आप काले चोर को हुकूमत दें। हमने अजीब मुसीबत बना ली है कि ये जो है रिश्वतखोर है, ये वो है या नहीं है, डेमोक्रेसी है। इंडिया में अगर आप असेंबली में उठा के देखें तो इंडियन असेंबली में जो है ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि क्रिमिनल है। जी, सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम किस लिए चल रहा है कि ऊपर से आकर के कोई उनको नहीं बताता है कि भाई ये जो है तुम गद्दार हो और तुम गद्दार नहीं हो। कोई उनकी जो आर्मी है वो इस बात की जमानत नहीं लेती है कि हम तुमको सही करेंगे, हम तुमको चलाएंगे, जब तुम हमारे यानी कि कहने पे चलोगे तो ठीक है और जैसे ही तुम हमारे कहने से हटोगे तो ठीक नहीं, हम तुम्हें गद्दार करार दे देंगे। पाकिस्तान में तो होता ही यही रहा है कि उस पार्टी को इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही वो जरा सा आग इधर उधर करते हैं वो फौरन जो है आपके कहते हैं कि तुम गद्दार हो। अगर आप आईन पे बिलीव करते हैं तो अगर आप 18वीं तरमीम में देखें तो 18वीं तरमीम के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ने, खास करके पीपुल्स पार्टी ने जो अचीव किया है वो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हल्फों से लिखना चाहिए कि आपने ये डिसाइड किया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिसोर्सेज की। सारा मसला रिसोर्सेज की जो है डिस्ट्रीब्यूशन का है और उसमें जो है कोई मदाखलत ना हो। आप करने दें इनको, वो पॉलिटिकल पार्टी को लड़ने दें, रिश्वत भी लेने दें, मैं तो उससे भी नहीं कहता, इसलिए कि सिस्टम में ऐसा ही होता है। आपके बराबर में मिसाल मौजूद है कैसे इंडियन डेमोक्रेसी चल रही है। सारी दुनिया में कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कैसे चल रही है कि क्रिमिनल जो है असेंबली के अंदर भी है, क्रिमिनल जो है और चीजों में भी है, लोग अनपढ़ भी हैं, बहुत सारे इश्यूज है, मगर एक इशू जो डिफरेंट है पाकिस्तान से कि फौज मुदाखलत नहीं कर रही है। फौज नहीं बता रही कि आप गद्दार हैं और आप गद्दार नहीं है।
हम अभी तक उस स्टेज में आने में हमें मेरे ख्याल में 30 से 50 साल और लगेंगे, जहां हम ये कहना बंद कर दें कि पाकिस्तान का ये फर्द जो है गद्दार है और ये फर्द गद्दार नहीं है, और एक आदमी को ये ठेका दे दिया जाए दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम के, कि दूसरे को काफिर, दूसरे को गद्दार करार देना शुरू कर दे। इस मसले को अगर आपने सॉल्व कर लिया तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम यहीं के यहीं खड़े रहेंगे, चाहे आज का दिन हो चाहे आज से 50 साल के बाद का दिन हो। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, क्या कह रहे थे आप? जी बोलिए। ये भाई का नाम क्या था जो आप बोल रहे थे? जी आप बात करें, उन लोग का नाम रहने दें, कॉलर थे जी। ये देखे ना, ये कह रहे थे यहाँ जो क्रिमिनल बंदे हैं उनको असम्बलियों में वो आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, और यहाँ जिसका दिल करता है वो उसको गद्दार बना देते हैं। ये वो आपकी तरीक बता रहे थे, ऐसा कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सल्तनत उस्मानिया ये 700 साल तक यानी कि मुसलमानों की सबसे स्ट्रॉन्ग वो जो सल्तनत थी वो रही है। अगर हम माजी में जाएं, अगर हम अपनी तारीख पढ़ें तो उसमें भी यही है कि जो गद्दार है उसका सर कलम किया जाता है। जो मुसलमान है, जो गद्दार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कैसे हम असेंबली में ले आए, ये मैं इनसे सवाल करता हूँ। और जो क्रिमिनल बंदे हैं वो असेंबली में आएंगे, वो पाकिस्तान में इंसाफ किस चीज का हुआ, फिर अदल कैसे होगा, फिर गरीब की कौन सुनेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे भाई गुस्ताखी माफ, ये क्रिमिनलों के सरदार है, ये नवाज शरीफ के सपोर्टर है। ये कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन कोई बुरी बात नहीं है, आप छोड़ दो इनको। मेरी बहन जरा मुझे बताइए, इंडिया में कौन सा क्रिमिनल है? क्रिमिनल का नाम नहीं लिया उन्होंने, इंडिया को बदनाम कर दिया बेकार में। ये इंडिया में क्रिमिनल बने हुए। मेरी बहन आवाम वो जो वहाँ पे नहीं है, उसके लोग अंदर उसके लोग करप्शन के अंदर लालू प्रसाद, इसने निजाम ऐसा कर दिया था कि जी बोले 3-4 लोग बोल रहे हैं, मतलब जी ये जो आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जितने भी जो फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, जो जितने फेडरल है बड़े बड़े, ठीक है, ये इनकी गोदों में आकर बैठते हैं, ठीक है, इन जनरलों के गोदों में आकर बैठते हैं, और सियासत एक्चुअली यही बनाते एस्टेब्लिशमेंट बनाती पाकिस्तान में, ठीक है। और उसके जो बैसाखी हैं वो सारे के सारे, ये बात कितनी दफा हो चुकी है कि भाई सियासतदान को एस्टेब्लिशमेंट बनाती है और बनाती है और निकालती है, लेकर आती है, जब दिल चाहती है, जब पॉपुलर होता है निकाल देती है जी। निजाम खत्म कर दिया पाकिस्तान में, वही फौज का जागीरदारा निजाम है जो फौज के आकर खेलते हैं ये सारे के सारे, और फौज जो है ये सारे के सारे सियासतदान लेकर आती है। जैसे ये अलीम खान को लेकर आई है, या जो है बंदा जो है उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो पीटीआई में था, वो सारे वही लेकर आए सारे। तो यही सियासत बनाते हैं कि फौजी जनरल सियासत बनाते हैं पाकिस्तान के बर्बादी की जिम्मेदारी यही है और कुछ नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का सिलसिला ये होगा, पाकिस्तान आप यकीन कीजिएगा पीओके में हमला कर, कौन सा सियासतदान अपनी जाने दे रहा है, कश्मीर ले जाएगा इंडिया, इच्छा के जगह मुंह देखते देखते ले आएंगे ये सारे के सारे। फौज आपकी से थप्पड़ नहीं, फौज कुछ नहीं कर सकती। आप जो नुकसान फौजी जनरल ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, और जो फेडरलिज्म को इन्होंने सपोर्ट की है, इन सियासतदानों को सपोर्ट के लिए उसको खुबेदा कि आपका पाकिस्तान बिट मुड़ गया, तो आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान रह जाएगा? मैं आपको आज भी कहता पाकिस्तान नहीं रहेगा, इस वजह से नहीं रहेगा। फौज क्या है ना, वो जो है ना, अरे एक मिनट के लिए खामोश हो जाए जरा सा, कॉलर की बात सुन ले एक मिनट के लिए। तो हमारे सियासतदान तो अब तक पाकिस्तान को खा गए होते, तो वो फौज ही है जिसने कैसे मुश्किल हालात में, जब मुश्किल हालात हुई उस वक्त ये फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया। फौज क्या करे, क्योंकि फौज का पाकिस्तान है, अवाम का पाकिस्तान है, उन्होंने क्या मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभालना है। और जो सियासतदान है उनको इससे कोई लेन देन नहीं, पाकिस्तान जाता है जाए, उनको तो बाहर कारोबार है। फौज को पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। सियासतदानों को कोई नहीं है कि वो आज पाकिस्तान है जी, आज पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के साथ है, कल उनके मफाद को कोई ठेस पहुंचती है वो पाकिस्तान के साथ बगावत करना शुरू कर देते हैं। क्यों? जिसको पाकिस्तान पाले, जिसको पाकिस्तान खिलाए, वही पाकिस्तान के खिलाफ बोले। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। मैं इनको जवाब जरा सा देना चाह रहा था भाई को, शायद मेरी बात समझ में आए। आप कह रहे थे कि जो गद्दार है उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये कह रहे थे ना आप भाई साहब। और दूसरा आप कह रहे थे करप्शन की बात, के करप्शन वाले कैसे आ सकते हैं? जो हमें हमें दे और उसको मैं आपको गल में हम फूलों के हार डालें कि आप अच्छा मैं आपको फूलों के हार बता रहा हूँ, फूलों के हार में बता रहा हूँ सर, मेरी बात को सुन लेना। सवाल आपका ये है, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट मुझे भी सुन लेना।
आपने सवाल पूछा था, उसको मैं जवाब देना चाह रहा था। आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दिया। आपने कहा कि ये ऐसा हुआ, मैंने आपको सारे जवाब दे दिए हैं कि नहीं, कैसे हो सकता है। अगर हम एक हमारे एसएचओ है वो क्रिमिनल लग जाते हैं तो क्या हालात होता है। आप कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल है उनको वाहनों में लेकर इंडिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, जरा सा मेरी बात जरा सा 2 मिनट सुन लेंगे। अब जो चोर लोग हैं जो पाकिस्तान को खिलाफ बोलते रहे, उनको दोबारा कह के ये आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना, पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलते रहे, उनको कहो आ जाए। हम तो आपके लिए ये पाकिस्तान बना ही आपके लिए कि आप बकवास करते हैं और जब आपका दिल करे आप पाकिस्तान में आए। ठीक है, अब मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है, अब आप प्रोग्राम जारी रखिएगा। ओके, अल्लाह। आप बात तो सुन ले जरा सा, आप जाने से पहले कोई बात नहीं करेंगे, वो अपनी बात कह के चले गए। मैं चाह रही थी एक छोटे से ब्रेक की तरफ चले जाऊं, फिर उसके बाद वापस आती हूँ। क्या कहते हैं? 5 सेकंड है आपके पास? ब्रेक के बाद आके आपको 5 सेकंड लेती हूँ, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या? Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarian warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Shri Mahaganpati Astrology Center, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to Pizza Pros, your home for the finest halal pizza. Our pizzas are prepared with freshest and finest ingredients. We have 6 locations in GTA. Visit us at our new location, 700 Nipissing Road, Milton. Get a large pizza, meat lovers, tandoori chicken, spicy kebab, or vegetarian pizza with 2 cans and a dip for only $17.99. Call us now or visit pizzapros.ca. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com.
Naan and Shawarma. Now serving from 4 locations. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। काफी कॉलर की तरफ गई थी, अब वापस आ जाए और बात कर ले अपनी। कह रहे थे छोटी सी बात है, 5 सेकंड की बात है, तो आप बात कर सकते हैं। जी साजिद भाई, आप बोले क्या कहेंगे? जी साजिद भाई, मैं तो देखिए टॉपिक पे ही रहना चाहूंगा। सैयद भाई जो बातें कर रहे थे, जी मेरी बहन अल्ताफ हुसैन का देखे नामुमकिन है पाकिस्तान आना, नामुमकिन। पहली बात ये, आपको पता है सलीम शहजाद का मसला सर क्यों, जी अजीम अहमद तारिक का मसला, जी शबीरा जो डिग्रो। मगर अगर आप कह रहे हैं कि सैयद साहब जो बात करते हैं, सैयद साहब भी तो यही कहते हैं कि वो कौन होते हैं जो हटाएं और जो चाहे जब चाहे लेकर आए, तो ये कौन होते हैं? जब वो पॉपुलर लीडर बन जाता है तो वो हटा देते हैं। उन्होंने ये मिसाल दी। जी मेरी बहन, ये मिसाल उसके लिए है जिसको फौज निकाले, फौज के मुंह से भागो। तो भाई ये बात, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? सुनीता बहन आके कल मिलिट्री को ब्लेम कर रहे हैं। अगर सियासतदान मिलिट्री वालों को ना जाके मिले, ये बुर्के लेके उनको मिलने जाते हैं, ये एम्बुलेंस में उनको मिलने के लिए जाते हैं। ये दुनिया का कोई ऐसा कुर्बा जो नहीं इस्तेमाल करते उनको मिलने के लिए, कारों की डिग्गियों में मिलने जाते हैं, ना जाए उनसे मिलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बीबी की हुकूमत कराई थी मिलिट्री ने, तो मियाँ साहब जरा सफर कर जाते 5 साल के लगी, आप तुम चला लो, मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा। मियाँ साहब ने पूरी कोशिश की, उसकी हुकूमत करवाई है उससे। तो इसी तरह जब उन्होंने मियाँ साहब भी तोड़ी तो वो बीबी पीछे लग गई, वो बुर्की लेके जाके उनको मिलती थी, जरदारी साहब मिलते थे, इनके जो जी 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 पीर है वो तो हर तरफ घूमते रहते हैं, उनके ऑफिस के करीब कहीं ना कहीं हमसे किसी की मुलाकात हो, सारा ब्लेम उन पे नहीं दिया जा सकता। ये बराबर के शरीक है जितने सियासतदान है, तो चाहे कोई भी है, regardless कोई भी है, ये बराबर के, ये ना करें, वो करते हैं तो ये ना करें। ये तो एक एम्बेसडर के सामने जाके एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं कि हमें लेके आओ। एम्बेसडर क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता वो। जी 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 कहते देखो बड़ा इडियट है ये, अपने मुल्क के नहीं तो हमारे कैसे हो सकते हैं? लोग इन पे हंसते हैं, अगर वो ज्यादा करते हैं तो इनको इंसान बन जाना चाहिए। चले ठीक है जी, इनको इंसान बन जाना चाहिए। जी एक सेकंड जी हेलो जी। बड़ी मुश्किल से आपने वादा दिया चांस। अच्छा, वो एक ये जो आपके अमेरिकन चैंपियन है, इनकी एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इन्होंने कहा कि सब जाके मिलते हैं इनसे अंधेरों में या दफ्तरों में इनके, ठीक
की इतनी वैल्यू हो गई है कि फौज उसके पास चल कर गई कि हाँ जी मुल्क को संभालें आप, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप वो बाजवा गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए? बाजवा साहब कम से कम 3 दफा गए हैं, आप बताएं। जी, कम से कम 3 दफा गए हैं। और फैज साहब भी थे चक्कर में, फैज साहब भी थे चक्कर में, लेकिन उन्होंने मिलना पसंद नहीं किया उनसे। बाजवा साहब उनकी डीलिंग कराना चाह रहे थे, अगर नहीं जी अब ये तो बंदा जाएगा। और मैंने आपको देखा फैज साहब ने दे दिया ना इस्तीफा। जी, आपने ये बात बताई थी। इंशाल्लाह वो बचेंगे नहीं कोर्ट मार्शल से। और ये पूरी कौम को उल्टे हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए कि ये शख्स अगर इस दफा चढ़ गया ना, कोर्ट मार्शल इसका हो गया, फौज को भी इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी कि सियासतदान मजबूत हो गए। और ये क्रेडिट नवाज शरीफ को जाएगा। वो नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिसने फौज को ललकारा है। इमरान खान ने तो आज तक उसमें हिम्मत नहीं हुई नाम ले सके। इमरान खान तो था ही उनका पिट्ठू, ठीक है, और डरपोक आदमी है। सबसे बड़ी बात अभी देखें उसके कपड़ों में गोलियां निकाल रहा है। यार कितने अब उसने वो झूठ बोलने, और ये साजिद भाई जैसे मतलब जज्बाती लोग अभी भी उसके दीवाने हैं। और ऐसे भी झूठ आने भी हफ्ता 10 दिन ठहर जाए। यकीन करें अल्ताफ भाई से भी बड़े बड़े जुल्म मिलता है इमरान खान के आने सामने लोगों के। और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी बात इंशाल्लाह गलत नहीं होगी, इंशाल्लाह। मैं को हवा में नहीं बात कर रहा। ऐसे अभी ये कहते थे ना, ये हर बार कहते थे भाई घड़ी चुराइए तो पर्चा क्यों नहीं काटते, गिरफ्तार, ये अक्सर ये बात होती थी ना, आप भी कहा करती थी कि भाई अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, उनको चार्ज क्यों नहीं कर रहे जी। तो ये इंशाल्लाह ये ख्वाहिश जो लोग ये ख्वाहिश करते थे वो जल्द पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है वो ख्वाहिश भी। इमरान खान के जिम्मे वो काम निकलेंगे कि लोगों की ना कानों से धुएं निकल जाएंगे जो इमरान के जिम्मे काम निकलेंगे, और जेन्युइन काम होंगे, विद प्रूफ होंगे। और इमरान इंशाल्लाह भागेगा नहीं। इसे छिपकलियों से भी डर लगता है। जरदारी साहब ने उस दिन मैसेज दे दिया कि जेल में छिपकलियां बहुत होती हैं, और इमरान खान ने खुद ये एक्नॉलेज किया कि मुझे छिपकली से डर लगता है, और हल्का हल्का कह भी रहा था कि चले अभी जेल में जाना पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मियों में होती है। चले सही है जी, चले अब आपका जवाब आ गया, सही है जी। जी मेरी बहन, अब मैं बोलूं? अब आप बोले जी। भाई मेरा प्यारा भाई अभी आगे कह रहा था, एक सेकंड यार इनको बोलने देंगे। सैयद भाई एक सेकंड। अभी मेरा प्यारा भाई आगे कह रहा था नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद मिलने गया। तो मेरी बहन इस पे ये फख्र महसूस कर रहे हैं कि रजिया सुल्ताना डाकू से, सही है, दूसरा डाकू मिलने गया। एक रजिया डाकू थी और एक सुल्ताना डाकू थी, यानी 2 डाकू अगर आपस में मिल रहे हैं तो इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं। मिलने क्या किया कि ये करप्शन का पैसा जो तुमने बनाया है वो तो बनाया है, अब बाकी जो करप्शन है वो मेरे दामाद, मेरी बहू, मेरी बीवी के अकाउंट में आनी चाहिए। ये मिलने गया था मेरी बहन, और जो दुनिया ने देखा। बात आ रही है मेरी बहन जी, आप बोले सैयद भाई। जी बोले सैयद भाई। जी याकत भाई जो बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिशियन इनसे मिलने क्यों जाते हैं, बहुत गलत सवाल है। इसका एक जवाब ये है कि देखिए पाकिस्तान में जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करना आसान काम नहीं है। वो कहते हैं बुरखे पहन के जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करना कोई आसान काम नहीं है जी। और देखें हुआ ये कि एक सियासत में एक बहुत बड़ा खला आ गया था जी। आपके जो पाए के सियासतदान थे, मिसाल के तौर पर मलिक मिराज खालिद, शेख रफी, जी 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 जी, खालिद घर की, और आपके जो है इधर से मोहम्मद खान जनी, जो शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर, ये जो पाए के जितने मिराज क्या नाम था उनका जो कराची से, जो मिराज मोहम्मद खान, सही है। तो ये सारे मौलाना नियाजी, ये जितने भी पाए के सियासतदान थे, अजहर खान, इनको सियासत से आउट कर दिया गया था। थोड़े बहुत रह गए थे, उनको भी इतनी सही नहीं थी, और एक नई ब्रीड तैयार की गई माशाल्लाह में, जो बरादरी सिस्टम पे ऊपर आई और लैंग्वेज बुनियाद पे ऊपर आई, ठीक है। तो उनमें इतना सियासी शऊर नहीं था, तो वो मैच्योर नहीं थे, वो उनको मैच्योर होने ही नहीं दी गया, उनको तो वक्त से पहले तोड़ लिया गया। जब उनमें मैच्योरिटी आई तो उन्होंने डेमोक्रेटिक ट्रीटी साइन करी। देखें जब शुरू में उन्होंने एक दूसरे की टांग खींची, लेकिन जब वो मैच्योर हो गए तो फिर उन्होंने मिसाके जमहूरियत भी साइन करी और उस पर अमल पैराए। तो एक तो कॉलर आपके कह रहे थे ना कि जैसे भी हो, कोई भी हो, जो जिसको लोग वोट दे आप उनको रहने दें, खुद ब खुद
पॉलिटिकल सिस्टम जब चलता रहेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहेगा, चीजें ठीक हो जाएगी। सही, चले 1 सेकंड में कॉलर को ले लूं, बहुत सारे कॉलर है मेरे साथ, 1 मिनट। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का आगाज तो सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने शुरू किया था, और उसका नतीजा देख सकते हैं कि आज वो कहाँ पर खड़े हुए हैं और उनकी पार्टी भी कहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा हुकूमतें बनाने में रहा है हमारे पाकिस्तान में, तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब तो खुद भी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, और अभी जब तक बाजवा साहब के जाने से पहले भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, उनके जाने के बाद अब उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तो जब जिस सियासी पार्टी या सियासतदान को जो है वो फायदा लेना होता है या उसका अच्छा दौर चल रहा होता है, तो उससे एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हाथ मिलाती है, उसको बनाती है, और जब गिराना होता है तो ऐसे ही गिरा देती है। अल्ताफ हुसैन साहब की भी बात कर लें अगर, तो उनको मुल्क से बाहर निकालने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट भी थी, और जो इमरान खान साहब के लिए पूरा प्लाट साफ करके कराची में उनको जितवाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी। जब भी तो 90 पे क्या क्या जो हमें दिखाया गया था और हथियारों की नुमाइश की गई थी, तो ये सारे निकले हैं। तो जब एस्टेब्लिशमेंट अब कहा जाता है कि साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, तो वो हमेशा से यही करते हैं ना, उन्होंने पहले भी यही किया था, उन्होंने अब भी यही किया, तो उनके किरदार पे हमेशा से सवालिया निशान है। तो जब अल्ताफ हुसैन साहब ये बात चाहा करते थे तो उनको गद्दार वतन कहा गया, और एमक्यूएम को भी यही कहा गया कि ये लोग गद्दार लोग हैं, ये इनका ताल्लुक भारत से है, ये तो भारत से फंडिंग लेते हैं, ये तो रॉ के एजेंट है, इन्होंने तो मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की, सारे चोर उचक्के एमक्यूएम के वाले लोग हैं। अगर सारी एमक्यूएम चोर उचक्की थी और मुल्क को और शहर कराची को नुकसान पहुंचा रही थी, तो मेरा सवाल है कि अब कराची में ये सारी डकैतियां कौन मार रहा है, अब कराची में ये सारे नुकसानात कौन पहुंचा रहा है, अब कराची में भत्ता कौन ले रहा है, अब लोगों से ये सरेआम लूट मार कौन कर रहा है, ये दिन दहाड़े होने वाले जराइम का जिम्मेदार कौन है? अगर वो एमक्यूएम थी जो कि अब क्रैश हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आती हो, टुकड़ों में बच चुकी है, तो अब कौन हो गए जो वहां पे अब ये सारे जराइम कर रहे हैं, और इनका सरबराह कौन है? पहले तो कहा जाता था कि वो आवाज लगाकर ये सारे काम कराते हैं, तो अब जो ये सारे एक मुनज़्ज़म गिरोह के जत्थों की शक्ल में वहां पे लूट मार हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसको कौन ठीक करेगा? बस मैं ये कहना चाहती हूँ। सबना बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हेलो जी, नहीं अभी मैं जवाब लेने के लिए बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, मैं 30 सेकंड का मैसेज लूंगी, खुदाफिज कहूंगी जी। 30 सेकंड का ही मैसेज दूंगा जी। अमीना, सबको आपने टाइम दिया, मैं तो आज कॉल ही नहीं कर सका, बार-बार इतने लोग बार-बार कॉल करते रहे। अच्छा, अल्ताफ हुसैन को अल्लाह ताला ने जितनी शोहरत और इज्जत दी थी ना, जितनी अब इमरान खान के पास है, मेरा ख्याल इससे ज्यादा शोहरत और इज्जत अल्लाह ताला ने दी थी। लेकिन उस शख्स में जब आवाम साथ होती है समीना, तो बहुत काम किए जा सकते हैं, बहुत काम करवाए जा सकते हैं, लेकिन इनको तो अपने ही लोगों को मारने से फुर्सत नहीं थी, अपने ही लोगों का नुकसान करने से फुर्सत नहीं थी। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने अल्ताफ हुसैन को दिलवाई थी, यकीन करें बहुत कुछ करवा सकता था ये अवाम की ताकत के बलबूते पे। क्या काम करवाया? तो यानी कोटा सिस्टम तक नहीं आप करवा सके, हर हुकूमत में रहने के बावजूद भी आप अपने महाजिर लोगों के लिए कुछ ना कर सके। आपने तो उल्टा महाजिरों को नुकसान पहुंचाया, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए, आपने चाइना कटिंग की, आपने लोगों के प्लॉटों पे कब्जे कर लिए, आपने एक साल में 35 स्ट्राइक करके दिवालिया निकाल दिया कराची का। आपने तो अपने ही लोगों को मारते रहे, आप नो गो एरियाज बना दिए अपने ही लोगों के लिए। आपने क्या किया? कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज बना देते जिसमें महाजिरों के लिए कहते कि हाँ ये अल्ताफ हुसैन ने कोई हॉस्पिटल बना देते। आपका तो तूती बोलता था कराची में। आपने क्या किया? आपके 20 सीटें आपको दिलवाई अल्लाह ताला ने, 30-35 आपके नए सूबाई असेंबली के मेंबर थे। क्या किया आपने? कुछ भी ना किया। अच्छा, भी एक साहब फरमा रहे थे कि बाजवा वहां जाके मिलता रहा नवाज शरीफ से। भाई नवाज शरीफ अगर इतना बहुत वैल्यू वाला बंदा है तो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल चुका है, दूसरी फ्लाइट ले आ जाए, पाकिस्तान में सामना करे। इतना पॉपुलर लीडर यार, वो तो घर से नहीं निकल सकता नमाज पढ़ने के लिए। 200 लोग ठीक है, शान में तकलीफें पढ़ रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लास्ट बात वैसे आपूस की बात है, इमरान खान अगर सियासत में ना आता तो ये भोली भाली अवाम आज तक ना समझ पाती कि नवाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे के दुश्मन और फजलुर रहमान को आलम दीन ही समझती। चले ठीक है जी, ये वाकई में इमरान खान ने मौजूदा है कि चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तो पता चल गया कि ये जो दुश्मनी थी ना,
ये चीज चले जी भाई, जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।